हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और न्यू मानवा को। और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग यही सोच रहे होगे कि ये जिंदा है, तो ऑफ कोर्स इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। कम से कम जापान तो घूम के ही मरूंगा, और चाइना भी, और इटली भी। यू नो दैट मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, अब तो वहीं जाके ही पता चलेगा। खैर, हम लोग वीडियो की शुरुआत यहीं से ही करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग घोड़ों को देखते हैं 30वीं सदी के अंदर, और ये लोग घोड़ा गाड़ी लेके चल रहे थे। बाय द वे, रोड अपनी ही है। देख रहे हो कितने गड्ढे हैं, चिंता ना करो। जहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं, जो कि ये लड़की है। वो अपने मन के अंदर यही सोचती है कि यही सबसे पॉसिबल आउटकम आ सकता था। और ये चंगजी यानी कि इसके छोटे भाई से कहती है कि तुम अच्छे से जीना। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चंगजी को देखते हैं, जो कि घोड़ों के सामने आ जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है, ये कहते हुए कि उसकी बहन को जाने दो। उसकी बहन उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कम से कम बचाने तो आया। लेकिन उतने में ये सभी लोग यहाँ पे अपनी गन्स को ऊपर कर लेते हैं और उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। तो ये चेक के उन लोगों से कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। जिसपे घोड़ा गाड़ी के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है, जो कि दिखने में ही हरामी लग रहा है कपड़ों के हिसाब से। और वो यहाँ पे चंगजी की बहन से कहता है कि तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वहीं पे हम लोग चंगजी को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहा था, ये कहते हुए कि मेरी बहन को जाने दो। उतने में ये तेजी के साथ आगे बढ़ता है और चंगजी के पेट के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। एक पंच के अंदर ही चंगजी के हालात खराब हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और ये बैडस बंदा उससे कहता है कि कमजोर यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पावर नहीं है वो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं पे चंगजी की बहन भी उसे कहती है कि इतना ज्यादा जज्बाती ना बनो। खैर, ये बैडस बंदा आगे से यहाँ पे चंगजी को अवेकनिंग स्टोन देता है, उसकी बहन के बदले में और उसकी जान के बदले में भी। और ये कहते हुए चला जाता है, अगर तुम जैसा कचड़ा भी अवेकन कर ले और एंट्री बना ले, तो भी वो यहाँ पे हमेशा कचड़ा ही रहेगा पूरी जिंदगी भर। आई नो दैट बंदा बहुत ज्यादा रूड है, लेकिन क्या पता भाई उसके भी लगे पड़े हो। खैर, इसके बाद चंगजी सिर्फ अपनी बहन को जाते हुए देख पाता है और उसकी बहन को यहाँ पे छीन लिया जाता है। चलो, हमें हमारे मेन कैरेक्टर का गोल पहले ही पता चल गया, जो कि है बहन को बचाना। जिसके बाद हम लोग अभी वाले चंगजी को देखते हैं, जिसको अभी तक ये नाइटमेयर्स आते हैं। इस बात को 3 साल बीत गए हैं, लेकिन नाइटमेयर्स आना बिल्कुल भी बंद नहीं हुए, खासकर उस बंदे के। आज तक चंगजी को उस बंदे की वो घिनौनी आंखें याद है, जो कि यही कह रही होती है कमजोर हो तुम। इसीलिए चंगजी का एक ही गोल है, स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पे अपनी बहन को वापस लेके आना। उतने में हम लोग देखते हैं कि दरवाजा तोड़ के 3 लोग घुस जाते हैं। साले, इसके खर्चा तेरा बाप देगा जो दरवाजा तोड़ के घुस गया, खुल भी लो यार। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पे चंगजी के साथ में प्रोटेक्शन के नाम पे टिकट लेने के लिए आए हुए थे, जबकि चंगजी ने प्रोटेक्शन फी पहले ही दे दी है। लेकिन ये लोग उसे यहाँ पे चूज के रहेंगे, जस्ट लाइक टाई। चंगजी के लोगों से कहता भी है कि उसके पास कोई भी टिकट नहीं है। जिसपे ये बैंगनी बाल वाला बंदा, छपरी है ये, बोलता है कि वो तो हम ढूंढ लेंगे, तुम चिंता ना करो। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे चंगजी को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि नस कस लो तुम अपनी। जिसके बाद कुछ समय बाद हम लोग चंगजी को देखते हैं और इसके हालात खराब थे, और इन लोगों को यहाँ पे उसके पास से 3-4 टिकट्स मिली गई थी। बाद में टिकट्स का इस्तेमाल राशन खरीदने के लिए करता है। ये एपोकलिप्स वर्ल्ड है, खाने को यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय मिट्टी की। बाद में 3 साल तक इसके इसी तरीके से लगते आ रहे हैं। बाद में चंगजी हम लोगों को बताता है कि ये साला छपरी यहाँ पे सिर्फ टिकट्स के लिए नहीं आता है, ये किसी और चीज के लिए आता है। जिसके बाद चंगजी अपना हाथ उठाता है और अपने सीने के ऊपर गड़ाम से मारता है। 3-4 बार इस तरीके से मारने के बाद में इसके मुंह के अंदर से वही अवेकनिंग स्टोन बाहर निकलता है, जो कि उस बैडस बंदे ने दिया था। आई डोंट नो व्हाई आई एम कॉलिंग हिम बैडस। फिर इसके बाद चंगजी यहाँ पे हम लोगों को अपना दुखड़ा बताता है कि उस दिन से आज 3 साल हो चुके हैं और आज तक इसे पता नहीं चला कि इसकी बहन को यहाँ पे अलग क्यों किया गया और उसे यहाँ पे क्यों ले जाया गया। कोई भी रीजन पता नहीं चला। चंगजी के पास में सिर्फ एक ही लीड है, जो कि है वो बैडस बंदा। उसी को ही ढूंढ के यहाँ पे चंगजी अपनी बहन को ढूंढ सकता है। रही बात इस अवेकनिंग स्टोन की, तो फिर हमें बताया जाता है ये अवेकनिंग स्टोन तभी काम में लिया जा सकता है जब कोई यहाँ पे 16 साल का हो जाता है। जिसके बाद वो इस अवेकनिंग स्टोन का इस्तेमाल करके अपनी एंट्री को यहाँ पे अवेकन कर सकते हैं। एंट्री को एक तरीके से तुम सिस्टम समझो या फिर कोई रैंक समझो, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। एंट्री और यहाँ पे भूल गया भाई जो था वो, अभी आगे पता चलेगा। इसमें जो एंट्रीज बोला जा रहा है वो एक तरीके से यहाँ पे प्रोफेशंस है। जैसे कि बोला है, एंट्रीज यहाँ पे कैटेगराइज होती है बोन्स, गोल्ड एंड रेडियंट टायर। और ये जो एबिलिटीज होती है वो अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर वेरी करती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की। लेकिन एक चीज पक्की होती है कि तुम अपनी एंट्री को अवेकन करने के बाद में तुम यहाँ पे पक्का स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। अवेकनिंग स्टोन काफी ज्यादा महंगे रहते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। चंगजी को कभी भी नॉर्मल तरीके से उसे ये मिल ना पाता, लेकिन उसकी बहन ने ये छोड़ के गया है और ये एक आखिरी जरिया है जिससे वो यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढ सकता है। अवेकन होने के बाद में उसको ढूंढने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। जिसके बाद ये अपनी एंट्री को यहाँ पे अवेकन करता है और इसकी एंट्री का नाम था बुक ऑफ इंटरनल एवोल्यूशन, यूनिक रेडियंट एंट्री, यानी कि टॉप टायर है। डिवाइन डोम इन्फ्यूजन इसका पहला इफेक्ट है, जिसके अंदर जब भी यहाँ पे होल्डर लेवल अप करेगा उनको यहाँ पे ब्रांड न्यू एंट्री मिलेगी। दूसरे इफेक्ट के अंदर यहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड एंट्रीज होंगी उनके जो इफेक्ट रहेंगे वो यहाँ पे 50% से इनहेंस हो जाएंगे, यानी कि उनकी ताकत 50% से बढ़ा दी जाएगी। चंगजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है रेडियंट एंट्री पाके, क्योंकि ये सबसे बढ़िया एंट्री मानी जाती है और ऊपर से यूनिक भी है, यानी कि एक ऐसी एंट्री है जो कि सिर्फ यहाँ पे चंगजी के पास है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जिसके बाद चंगजी हम लोगों को बताता है कि ये लोग जहाँ पे रहते हैं उसको यहाँ पे सेटलमेंट बोला जाता है, एक तरीके से
सेंटर और इनके सेटलमेंट का नंबर यहाँ पे 226 है। इस सेटलमेंट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि यहाँ पे 8th लेवल पे है, जिसके बाद उसके 2 पालतू कुत्ते हैं जिनमें से ये छपरी है और दूसरा ये चोगे वाला है। दोनों ही नमक हराम है। जाओज यानी कि वही छपरी वो यहाँ पे लेवल 8 पे है। इसी तरीके से अगर चेंगजी लेवल 8 पे पहुंच जाए तो फिर उसके पास भी यहाँ पे टोटल 8 एंट्रीज होंगी, यानी कि अलग अलग टाइप की पावर्स। लेकिन चेंगजी के पास समस्या ये है कि उसे पता ही नहीं है कि लेवल अप कैसे करना है, जिसके लिए वो यहाँ पे जीए से पूछेगा, जिसको यहाँ पे आधा साल हो चुका है अविकन हुए। उसे यहाँ पे कुछ ना कुछ पता ही होगा। बाय द वे जीए एकदम मस्त बंदा है, बोलता बस ज्यादा है। जिसके बाद हम लोग प्लांटेशन जोन को देखते हैं और यही से ही पूरे सेटलमेंट का खाना आता है। ऐसा बोला जाता है हजारों साल पहले एकदम भयानक कैस्टोफर आया था, जिसने पूरे वर्ल्ड की धज्जियां उड़ा दी थी। जितने भी प्लांट एनिमल्स थे उन्हें यहाँ पे पूरी तरीके से म्यूटेट कर दिया था, इसीलिए खाने की बहुत बड़ी मैसिव शॉर्टेज हो गई थी। ये कहर काफी लंबे समय तक चला था और कई सारी कंट्रीज यहाँ पे भूख के मारे ही मर गई थी, जब तक यहाँ पे दी कंपनी नहीं आई। हाँ, उनका नाम ही दी कंपनी है। खैर इन लोगों ने यहाँ पे एक नई टाइप की फसल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि यहाँ पे इस तरीके की बंजर जमीन के अंदर भी कल्टीवेट यानी कि उपजाऊ हो सकती है, उग सकती है। इसी वजह से ह्यूमैनिटी दोबारा यहाँ पे सर्वाइव कर पाई। ऑफ कोर्स जिसके बाद वही बात कि यहाँ पे हर कोई काम करता है और जितनी भी फसल यहाँ पे उगती है उनमें से 1% या फिर जितनी भी उनका परसेंटेज रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है, और जो ऑर्डिनरी लोग रहते हैं उनको सिर्फ टाइनी हिस्सा ही मिलता है, यानी कि छोटा सा हिस्सा। एडमिनिस्ट्रेशन इसको यहाँ पे सिस्टम कंट्रीब्यूट बोलता है, ट्रिब्यूट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फसल कितनी खराब हो कितनी कम हो, लेकिन उनका जो यहाँ पे ट्रिब्यूट रहता है वो बिल्कुल भी कम नहीं रहता। इसलिए जब फसल खराब होती है तो फिर ये काफी ज्यादा कॉमन है कि कुछ लोग यहाँ पे भूख से ही मारे जाते हैं। खैर उतने में चेंगजे के पास में यहाँ पे जीए आता है, जो कि उससे कहता है कहाँ भटक गए भाई, मेरी एडवांस से कहीं तुम सेड्यूस तो नहीं हो गए, लालच तो नहीं आ रहा तुम्हें। चेंगजी हम लोगों को बताता है कि ये मेरा है बेस्ट फ्रेंड लियो जीए। इसके पास यहाँ पे दोनों पेरेंट्स हैं और दूसरों के मुकाबले सेटलमेंट के अंदर ये काफी ज्यादा अच्छी लाइफ जिया है। पता नहीं इसको कहाँ से यहाँ पे एसेंट बुक मिल गई, जिसका नाम यहाँ पे यंग मास्टर फॉल इन लव विथ मी, ये नाम है उस बुक का। और किसे पता भाई जिसको ये रेड वाइन बोल रहा है कौन सा लिक्विड है, कहाँ से लेके आया है ये, साले जहर तो नहीं है। ये बंदा भाई शो ऑफ टाइप वाला है, ये कहीं भी यहाँ पे मौका नहीं छोड़ता शो ऑफ मारने का, किसी के भी सामने कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा जेंडर कौन सा है। फिर चेंगजी उसे पूछता है कि तुम आधे साल पहले अवेकन हुए थे ना, इस पे ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें छुपाए कहाँ छुपता है, जब किसी का लेवल अप बढ़ता है तो उसका ऑरा छुपाया नहीं छुपता। चेंगजी आगे से कहता है मालिक ये बताओ लेवल अप कैसे करते हैं, बाकी सब गया तेल लेने। और भाई इसका एटीट्यूड मेरे दोस्त अतुल की तरीके है, उठाते जमीन से हम लोग आम है और कहता मुझसे है कि मेरे साथ रहोगे तो इसी तरीके से ऐस करोगे, साले जमीन से उठाया है हमने। खैर ये चेंगजी से कहता है कि तुम मेरे ट्रस्टेड फ्रेंड हो तो फिर मैं तुम्हें बताने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। अवेकनिंग के बाद में तुम्हें डायमेंशनल डंजन के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, जिसके बाद तुम लेवल अप कर पाओगे। लेकिन वो डंजन्स तुम्हारी यंग एनर्जी को तुमसे खींच सकते हैं और साथ ही में वहां के मॉन्स्टर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे एंटर्स को कई सारे लोग कंट्रोल करते हैं और वो सभी पावरफुल एंट्री यूजर होते हैं। इसलिए सिर्फ डायमेंशनल डंजन के अंदर जाने के लिए ही तुम्हें कई सारी टिकट्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और सबसे दुख नई बात यह है कि तुम जो लूट लेके बाहर निकलोगे उसका 70% वो भड़वे रख लेंगे। वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल डूड, सोचते ही दिल में दर्द उठता है। चेंगजी को समझ में आ जाता है कि बाहर की दुनिया के मुकाबले ये डंजन की दुनिया कई गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हारी यंग एनर्जी को भी खींचती है। मतलब कि कैंपर्स के लिए ये जगह नर्क के बराबर है। इस पे जी आगे से कहता है कि तुम इसे वन वे टिकट बोल सकते हो, जहाँ पे 10 लोग अंदर तो जाते हैं लेकिन सिर्फ एक ही बाहर आता है, और वो सिर्फ यही बोलते हैं कि अगर वो अंदर ना गए होते तो फिर ये बढ़िया होता। इसके बाद यहाँ पे छपरी आता और पता नहीं क्यों भाई मेरे अंदर जैसे ही बैंगनी हरे बाल आते हैं, छपरी बड़ एकदम खट्टे से कूदता है मेरे दिमाग के अंदर। खैर ये जीए के लिए यहाँ पे एक खुशखबरी लेके आया था, क्योंकि जीए ने यहाँ पे अपनी अवेकनिंग जो कर ली थी। चेंगजी हम लोगों को बताता है कि ये एक नंबर का कुत्ता दलाल है इस सेटलमेंट का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये साला खुशखबरी लेके आए। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं लेकिन बाप तुम ही हो, खर्चे तुम्हें उठाने हैं, ये बात इतनी नहीं चुगेगी जितनी इसकी खुशखबरी चुगेगी। खैर ये जीए से कहता है कि तुमने यहाँ पे अपनी एंट्री अवेकन कर ली है तो फिर बॉस तुम्हें मौका दे रहे हैं डायमेंशनल डंजन के अंदर जाने का, वो भी बिना किसी टिकट के फ्री में जाओ। लेकिन हाँ, डंजन के अंदर जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पे सेटलमेंट का होगा। इस पे तो जीए भी बोलता है तो भी कि ये कुछ ज्यादा नहीं है। खैर इसके बाद हम लोग चेंगजी को देखते हैं और इसके अंदर का पता नहीं कैसे बाहुबली जाग उठता है। ये उन लोगों से कहता है कि सब कुछ सेटलमेंट का होगा, यानी कि तुम जैसे कमीनों के हाथों होगा। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं हाथों क्या कर लेगा बे, साले अवेकन में नहीं हो, 2 गुद्दे मारेंगे मुंह के बल गिरेगा जमीन पे जाके। हाँ ये है इस लायक, 0 है इसका लेवल, इसके बावजूद देखो कैसे बातें पेल रहा है, साले दब के रहना चाहिए पावर के सामने। खैर ये से कहता है कि तुम शांत रहो भाई, रिसोर्स इनका है, कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैं जिंदा वापस आऊंगा। इसके बाद ये छपरे के साथ चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं चल रहा हूँ, इसको इग्नोर
करो तुम, भला बच्चा है ये। वह बेचंगजी अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे डंजन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है, वो आज यहाँ पे अवेकन हुआ है, इसलिए कोई स्मार्ट मूव नहीं होगा, लेकिन वो जिये को अकेला जाने भी नहीं दे सकता और उसके पास यहाँ पे 100 टिकट भी नहीं है कि वो कभी दूसरा मौके को यहाँ पे हासिल कर सके। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि वो जिये के साथ में जाए, इससे यहाँ पे उसके सर्वाइवल चांस भी बढ़ेंगे। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि वो भी जिये के साथ में जाएगा, जिसपे जिये तो हैरान होता है, लेकिन छपरी हंसने लगता है ये कहते हुए तुम अंदर जाओगे ब्रो, खाली अवेकनर्स के लिए वो जगह खुलती है, तुम्हें तो देखते ही भगा देंगे वो। जिसपे चेंगजी बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी अवेकन हूँ भाई। जिसके बाद हम लोग डायरेक्ट सेटलमेंट के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे डायमेंशनल गेट है। हम देखते हैं कि इन सभी लोगों ने डंजन के ऊपर यहाँ पे डेरा जमा के रखा है, जैसा कि यहाँ पे जिये ने बताया था। इसलिए छपरी इन लोगों से कहता है खाना लेके आया हूँ, खुश हो जाओ तुम लोग। जिसपे ये मोटा वाला आगे से यहाँ पे जोक मारता है जिये और चेंगजी के ऊपर, जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए चेंगजी जिये से कहता है बाहर आने के बाद मैं इसकी गुद्दी लाल करूंगा। जिसपे जिये आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी तस्वीर लाल करूंगा, यू नो दैट ईट सेट बजाने की मुझे पुरानी आदत है, जो गंदा है लेकिन चलता है। जिसपे तो इस बंदे की भी जल जाती है, बेटा तुम तस्वीर बचा के रखो, ये लोग अपने वादे के पक्के हैं। फिर इसके बाद छपरी लोगों से कहता है अपनी तस्वीर उठाओ और चुपचाप डंजन के अंदर दफा हो जाओ। जिसपे ये दोनों चुपचाप डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग छपरी को देखते हैं जो कि चेंगजी के बारे में कहता है कि इसने यहाँ पे उस अवेकनिंग स्टोन को काफी अच्छे से छुपाया। इन 3 सालों के अंदर हमने यहाँ पे पूरा घर भर छान डाला, पूरी जगह इधर उधर कर दी, लेकिन आज तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए। जिसपे छपरी के चेले आगे से कहते हैं कि हम लोगों ने हमेशा उसे परेशान किया है, उसको जितनी भी टिकट मिलती थी हमने उसे यहाँ पे 70 से 80% छीन ली है, और जितना हमने उसे यहाँ पे उंगल किया है वो बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। जिसपे यहाँ पे छपरी कहता है अगर जिंदा बचा तो ना, इस दुनिया के अंदर अवेकनिंग तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, और ये मत बोलो कि मेरे पास भी अवेकनिंग है, मेरे पास यहाँ पे गोल्ड एंट्री है। भाई साहब वो उसके ऊपर मेन कैरेक्टर का थप्पा लगा हुआ है एमसी का, दुनिया मर जाएगी वो नहीं मरने वाला। इसके बाद हम इन दोनों को डंजन के अंदर देखते हैं, और डंजन आते ही इन लोगों को समझ में आ चुका है कि ये लोग नर्क के अंदर आ गए हैं, वो भी जिंदा। चेंगजी को बताता है कि ज्यादा देर तक खड़े न रहना और रुकना नहीं, कि अगर तुम्हारी यंग एनर्जी एक बार में खींच ली गई तो फिर तुम उसी जगह पे ही खट्ट से मारे जाओगे। इस पे चेंगजी आगे से कहता है कि इसलिए उन लोगों को यहाँ पे जल्दी मूव करने की जरूरत है। खैर इसके बाद जब ये आगे बढ़े थे तभी इन लोगों को एकदम जोर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह चेंगजी जिये से पूछता है कि उसे यहाँ पे बाकी लोगों की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। जिसपे जिये आगे से बताती है कि एक डंजन की यहाँ पे कई सारी मल्टीपल एंट्रेंस हो सकती है अलग अलग लोकेशन पे, इसलिए हैरानी की बात नहीं होगी अगर तुम यहाँ पे किसी दूसरे लोगों से भी मिल लो। और अब जाके जियांग को समझ में आ जाता है कि इसीलिए छपरी ने यहाँ पे इन लोगों को अंदर भेजा है, वो भी फ्री में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिसोर्स नहीं है बल्कि तुम्हें यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ में फाइट भी करना पड़ेगा उन रिसोर्सेज के लिए। उनके लिए यहाँ पे चेंगजी जैसे लोग जो कि एक्सीडेंटली यहाँ पे अवेकन हो जाते हैं, सिर्फ टूल के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो कि रिसोर्स इकट्ठा करने के काम आते हैं। जिये चेंगजी से कहता है कि अगर तुम अंदर जाओगे तो फिर तुम मारे जा सकते हो। जिसपे चेंगजी आगे से बोलता है कि उसके पास चॉइस ही नहीं है, अगर वो अंदर नहीं जाएगा तो फिर वो कभी भी यहाँ पे उन लोगों के खिलाफ में खड़ा नहीं हो पाएगा। जिये उसे कहता है कि तुम सीरियसली यहाँ पे हाई लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ में जाना चाहते हो। जिसपे चेंगजी आगे से बोलता है कि मेरी नफरत उनके लिए 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। हर एक नॉर्मल लोग यहाँ पे सिर्फ यही कोशिश करता है कि वो लोग यहाँ पे जिंदा रहें और उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथों मारे ना जाएं। क्या उन लोगों ने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया है क्या? जिसपे जिये उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे मिसजज नहीं किया, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो फिर मेरे फादर यहाँ पे सीक्रेटली मेरे अंकल्स के साथ में यहाँ पे यूनाइट हो रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे वर्ड एट्रीब्यूट को अवेकन किया है, और धीरे धीरे करके वो लोग यहाँ पे सोल्जर्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो उन सभी के खिलाफ जा सके और उनको यहाँ पे खत्म कर सके। चेंगजी उससे पूछता है कि ये सब कुछ कब से हुआ, तो फिर जिये आगे से बताता है कि तुम्हें याद है 2 साल पहले मेरी ग्रैंड मदर यहाँ पे मारी गई थी। चाबुक की चोट की वजह से आधे महीने तक वो सिर्फ यहाँ पे तड़पती रही, जिसको देख के हमारी फैमिली को समझ में आ गया कि उन्हें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद ये चेंगजी से कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं, तुम मेरे भाई हो भाई, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, बस फादर नंबर लगा देना, खराब लगेगा। चेंगजी आगे से बताता है कि उसके यहाँ पे खुद भी कुछ सेल्फिश मोटिव है, वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जगह को छोड़ के जाना चाहता है ताकि वो यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढ सके। जिसपे जिये आगे से कहता है किसके भाई मोटिव्स नहीं रहते सेल्फिश, साला जब मैं उन लोगों को भगा दूंगा जिसके बाद मैं यहाँ पे फ्रीली साओयू के साथ में इसका लड़ा सकता हूँ शादी तक। जिसपे चेंगजी आगे से कहता है उससे पहले यहाँ से जिंदा तो वापस लौट जाए। फिर इसके बाद इन लोगों का सामना एक म्यूटेटेड वुल्फ के साथ हो जाता है, जिसकी बॉडी इतनी बड़ी थी कि वो साला किसी हाथी से भी बड़ा लग जाए दिखने में। फिर इसकी बॉडी पूरी तरीके से यहाँ पे कवर थी, लेकिन इसके सीने की पात में यहाँ पे कुछ रिब्स बाहर निकली हुई थी, यानी कि पसलियां, जिनके बीच में कुछ और टाइप में था, जिसको ये लोग यहाँ पे ब्लड कोर बोल रहे हैं, जो यहाँ पे इसका वीक पॉइंट बताया जा रहा है। तो चेंगजी जब यहाँ पे उस ब्लड कोर को देखता है तो फिर उसे कुछ फेमिलियर फीलिंग आती है। उसे पता चल जाता है कि ये अवेकनिंग स्टोन है, जिसका मतलब यही है कि यहाँ पे इस वुल्फ के पास भी वर्ड एट्रीब्यूट है। वर्ड एट्रीब्यूट एक तरीके से यहाँ पे एबिलिटीज को तुम समझो, ये वर्ड एट्रीब्यूट लगा तो रहे लेकिन वो कोई एट्रीब्यूट ये है नहीं, जैसे कि विंड टाइप हो गया, इसको तुम एबिलिटी की तरीके समझो, अभी तुम्हें आगे समझ में आएगा। चेंगजी को देखते हुए अपने मन के अंदर यही सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये साला डर जाएगा बिल्कुल मेरी तरीके, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे शांत है। फिर इसके बाद वो वुल्फ यहाँ से जाने लगता है, तो ये दोनों उस बॉडी के पास में पहुंचते हैं। तो जिये तो अपना
अपना मुंह बंद कर लेता है ये कहते हुए कितना घिनौना है भाई, उस बीस्ट ने तो इसके यहाँ पे चिथड़े उड़ा दिए हैं, दावत लेके खाया है इसको। उतने में चंगजी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो उसे कहता है क्या कर रहे हो तुम। फट तो इसकी तब जाती है जब ये चंगजी को यहाँ पे हाथ इस्तेमाल करते हुए दिखता है कहते हुए छी हटना उसे। जिसपे जी हम लोगों को बताता है कि छपरी मेरा वेटिंग स्टोन चुराने ले तो फिर जानते हो उसको छुपाने के मैंने क्या क्या पापड़ बेले। मैंने उसको यहाँ पे म्यूटेटेड डॉग के बेली के अंदर छुपा दिया, पॉटी के अंदर छुपा दिया, सड़ती हुई लाश के अंदर छुपा दिया। उसके सामने तो ये चीज कुछ भी नहीं है, ये तो ताजा तरीन है। बंदे का लेवल देख रहे हो तुम। खैर चंगजी को उस बॉडी के अंदर से यहाँ पे एक नाइफ मिल गया था जो कि यहाँ पे हड्डियों से बना हुआ था और उतने में वो म्यूटेटेड वुल्फ यहाँ पे दोबारा आ जाता है। ये साला दिमागी खेल खेल रहा था, ये काफी ज्यादा चालाक है। इसने ऐसा दिखाया कि मैं तो चला भैया तुम लोग अपना देख लो और बाद में दोबारा धप्पा मार दिया गया तो वापस आ गया। मैं ऐसे छोटे मोटे सरप्राइज देता रहता हूँ। खैर चंगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी यहाँ पे इसे मारने के लिए ही आया हुआ था और इस वेपन की वजह से इसको मारने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। वो बेजी चंगजी से पूछता है क्या तुम इसे यहाँ पे रोक भी पाओगे, जिसपे चंगजी उसे कहता है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारे पास जो भी टैक्टिक्स हैं वो सब कुछ तुम फ्रीली इस्तेमाल करो। चंगजी हम लोगों को बताता है कि ईजी ने अपने अवेकन को यहाँ पे अपनी एंट्री को अवेकन आधे साल पहले किया था तो फिर उसके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा इस तरीके के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का। इसके बाद चंगजी बिल्कुल वैसा ही करता है जो उसकी बहन ने उसे सिखाया था, पहले हमला करो तो फिर एडवांटेज मिलेगा। और चंगजी बिल्कुल यही करता है, वो सामने की तरफ जाता तो है लेकिन तभी साइड में घूम के उसके ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक मारता है। चंगजी की बहन ने यहाँ पे चंगजी को एकदम प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी ताकि वो एपोकलिप्स के अंदर सर्वाइव कर सके। वो उसको अक्सर यहाँ पे सेटलमेंट के बाहर लेके जाती थी और हमेशा उसे यहाँ पे म्यूटेटेड बीस्ट के खिलाफ में लड़वाती थी जब वो सिर्फ 9 साल का था। इसलिए चंगजी के लिए यहाँ पे म्यूटेटेड वुल्फ के साथ फाइट करना पूरी तरीके से इजी है। और समस्या यही है कि ये वुल्फ कुछ ज्यादा ही यहाँ पे चालाक है और तेज है, इसलिए चंगजी के पास मौका बहुत कम है कि वो यहाँ पे इसके ब्लड कोर के ऊपर हमला कर सके। फिर इसके बाद ये म्यूटेटेड वुल्फ आगे से अपने वर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है जो कि ब्रोंज रैंक का है। एंट्री को इन लोगों ने वर्ड एट्रीब्यूट कर दिया है। सॉरी बाबू, खैर ये वर्ड एट्रीब्यूट कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसका हमें इफेक्ट बाद में बताया जाता है। जैसे कि अभी बताया गया कि इसकी मदद से यहाँ पे जो वुल्फ है वो अपनी स्पीड को 50% से बढ़ा सकता है, जिसकी मदद से वुल्फ अपनी स्पीड को बढ़ा के चंगजी के ऊपर हमला करने ही वाला था। उतने में ये जी अपने वर्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हुए वुल्फ की आंख के ऊपर हमला करता है, वो भी गुलेल से। तो फिर इसका ध्यान भटक जाता है और ये चंगजी से कहता है यही मौका है, जल्दी से हमला करो। तो फिर चंगजी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वह यहाँ पे वुल्फ के कोर के ऊपर अपना चाकू घुसा देता है। म्यूटेटेड वुल्फ चंगजी को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है लेकिन चंगजी उससे यहाँ पे मेरी बुरी किस्मत के तरीके चिपक गया था, इसलिए वो पीछे नहीं छोड़ता और वुल्फ के अंदर अपना पूरा चाकू घुसा देता है। जैसे चंगजी आखिरकार उस वुल्फ को मार गिराता है और वुल्फ मरने के बाद में डायरेक्ट चंगजी के ऊपर ही गिर जाता है। ईजी को यहाँ पे चंगजी की चिंता हो रही थी, उतने में चंगजी बाहर निकलता है ये कहते हुए कि चिंता ना करो, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। इसी के बाद चंगजी का यहाँ पे लेवल अप हो जाता है तो फिर उसे यहाँ पे न्यू वर्ड एट्रीब्यूट मिलता है और उसके इंटरनल एवोल्यूशन कोडेक्स की वजह से यहाँ पे उसे नए 3 एट्रीब्यूट मिलते हैं, लेकिन उनमें से वो सिर्फ एक ही को चूज कर सकता है। पहला तो इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो कि गोल्ड वर्ड एट्रीब्यूट है, दूसरा आर्मचेयर स्ट्रेटेजिस्ट है जो कि ब्रोंज वर्ड एट्रीब्यूट है और तीसरा पे वुल्फ हाइड गोल्ड एट्रीब्यूट है। वुल्फ हाइड मींस भेड़िए की खाल। और यहाँ पे चंगजी की एट्रीब्यूट की खासियत है रेडिएंट क्लास की कि वो जब भी लेवल अप करेगा उसे यहाँ पे न्यू एट्रीब्यूट दिए जाएंगे चॉइसेस के अंदर में। चंगजी से बारे में सोच रहा था कि वो तीनों में से कौन सा वर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे चूज करे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हिंट नहीं दिया जा रहा था कि कौन सी चॉइस उसके लिए कौन सी बढ़िया रहेगी और कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे किस काम में आएगा। तो पे चंगजी अपना नंबर वाला दिमाग लगाता है कि ये गोल्ड एट्रीब्यूट नंबर 1 पे है तो फिर इसके अंदर कुछ खास बात होगी, इसीलिए वो आगे से यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंट वाली चीज को चूज करता है। और रिसर्च में काफी ज्यादा खास था। इस एट्रीब्यूट के भी यहाँ पे 2 इफेक्ट थे। पहले इफेक्ट के अंदर इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो सब कुछ 50% से इंक्रीज हो जाएंगे और इंटरनल एवोल्यूशन के बाद में जो कि बोनस के तौर पे मिलता है तो ये सब कुछ यहाँ पे 22% से बढ़ जाएगा। और दूसरे इफेक्ट के अंदर चंगजी का कोई खास एट्रीब्यूट जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड हो गया वगैरह वगैरह वो यहाँ पे 200% से इनहेंस कर दिया जाएगा और यहाँ पे एवोल्यूशन कोडेक्स के बोनस के साथ में तो वो 300% से इनहेंस हो जाएगा। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ये जो फर्स्ट एट्रीब्यूट वाली थी ये सीरीज 1 थी, यानी कि आगे चल के इवॉल्व भी होगी। मैंने ये सब कुछ डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आगे काम आएगा। चंगजी इन सभी चीजों को देख के खुश हो ही रहा था, उतने में ही उसे कहता है कि क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, जल्दी से हमें यहाँ पे सब कुछ हार्वेस्ट करना है और यहाँ से निकलना है, खून की खुशबू से और भी ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ पे आ सकते हैं। तो चंगजी उसे कहता है कि जल्दी से और मटेरियल आपस में बांट लेते हैं, लेकिन जी आगे से मना कर देता है ये कहते हुए कि तुमने इसको मारा है तो फिर जितना भी मटेरियल हुआ वो सब कुछ तुम्हारा हुआ और वैसे भी मेरी फैमिली के अंदर तुम जानते हो मुझे मुर्गी तक नहीं मारने देते। जिसपे चंगजी अपने मन के अंदर सोचता है कि इस एपोकलिप्स के अंदर अगर पूरी फैमिली यहाँ पे खुशहाल है और पूरी तरीके से सही है तो ये बढ़िया बात है, ना कि जैसे कि जिसकी यहाँ पे किस्मत इतनी खराब है और वो अकेला पड़ा हुआ है। जिसके बाद चंगजी सारे मटेरियल्स को यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेता है, जिनमें से वुल्फ हाइड और बाकी जितना मटेरियल था वो उसके पास था। मीट का वो लोग इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चंगजी ने कुछ क्रिस्टल स्टोन को बाहर निकाल लिया था जिनको वो यहाँ पे जीए को दे रहा था। जीए आगे से कहता है क्रिस्टल स्टोन यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इनसे तुम यहाँ पे टिकट भी खरीद सकते हो, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। जिसपे चंगजी उसे बताता है कि तुम्हारी फैमिली एक बहुत बड़े बैटल के लिए रेडी हो रही है,
उन्हें यहाँ पे सप्लाई टिकट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि वो यहाँ पे सोल्जर्स को रिक्रूट कर सके। इसको तुम मेरी तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हिस्सा समझो। और इसके अलावा अगर तुमने यहाँ पे वुल्फ की आंखों पर हमला न किया होता तो फिर मैं उसे इतनी इजीली हरा ना पाता। जिसपे जी आगे से कहता है ठीक है, वो इस बात को अपने फादर को जरूर बताएगा। जिसके बाद वो चेंगजी से पूछता है कि जब वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो लोग ओरिजिनल एंट्रेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर यहाँ पे उनका सामना जरूर यहाँ पे छपरी से होगा। क्या उसके लिए तुम रेडी हो? जिसपे यहाँ पे चेंगजी आगे से बताता है कि वो रेडी है, वो लोग उनके साथ डायरेक्ट फाइट करेंगे। इसलिए उन लोगों के पास जितने भी मटेरियल है, जितने भी रिसोर्स है, उन्हें पूरी तरीके से मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और अपने लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। जी आगे से बताता है कि जैसा कि वो सोच रहा है, उसके फादर लंबे टाइम से इन सभी चीजों की तैयारी कर रहे थे। वो बस मौका ढूंढ रहे थे कि कब यहाँ पे हमला करना पड़े। अब यहाँ पे फोर्सफुली उसको भेज दिया गया है, तो फिर उसके फादर इसी बात का फायदा उठाएंगे और यहाँ पे हमला कर देंगे। जिसके बाद चेंगजी आगे से बोलता है कि उन लोगों को थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहिए। उन लोगों का सामना पहले म्यूटेटेड वुल्फ से हो गया है और चेंगजी की बहन ने उसे बता दिया था कि ये जो वुल्फ रहते हैं वो यहाँ पे झुंड में घूमते हैं। अगर उनको अकेला वुल्फ दिखाए तो इसका मतलब ये है कि वो भी जंगल से काफी ज्यादा दूर हैं। उतने में जी चेंगी को रोकता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ पे भाई हैं भाई, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में पहले जान लेना चाहिए। चेंगजी उससे कहता है बको। तो जी यहाँ पे चेंगजी को बताता है कि वुल्फ को खत्म करने के बाद में उसका लेवल अब यहाँ पे 90% जा चुका है और वो बहुत ही जल्द लेवल 2 पे भी चला जाएगा। इसके बाद वो यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट के बारे में बताता है कि उसका एट्रीब्यूट बुचर्स प्रिसीजन है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे एनिमी के वीक पॉइंट को इजीली टारगेट कर पाता है और उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि एनिमी का वीक पॉइंट क्या है। तो पे चेंगजी अपने मन के अंदर सोचता है कि यीजे के इंटेंशन पूरी तरीके से क्लियर है और उसने अपना पौधा बता दिया, भैया वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अब भी से ज्यादा बंदा कुछ भी नहीं बता सकता, सिर्फ ये बताने की उसका साइज कितना है, हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन चेंगजी जिये को ये नहीं बता सकता कि उसके पास यहाँ पे रेडिएंट क्लास है जो कि 10 में से सिर्फ हजारों को मिलती है, सॉरी हजारों में से सिर्फ एक को मिलती है। पे चेंगजी को इसी बात का डर है, अगर उसने यहाँ पे जिये को इस बारे में बता दिया तो फिर क्या जिये उसके साथ नॉर्मल बिहेव करेगा जैसे वो यहाँ पे हमेशा करते हुए आया है। इसलिए वो जिये से झूठ तो नहीं बोलता लेकिन सच भी नहीं बताता। वो बताता है कि उसका एट्रीब्यूट यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसकी मदद से उसे जितने भी एट्रीब्यूट है वो सभी 50% से बढ़ जाते हैं और कोई खास एट्रीब्यूट यहाँ पे टाइम लिमिट के अंदर एकदम इनहेंस हो जाता है। इसने झूठ नहीं बोला और ना ही सच बोला। जिसपे जिया आगे से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि तुम अपने एट्रीब्यूट के बारे में नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हारा एट्रीब्यूट मुझसे बेहतर होगा। चलो बढ़िया है कि हम दोनों का एट्रीब्यूट सेम ही लेवल पे है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रदर्स हुए। जिसके बाद ये लपलपाते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि ये बोलता बहुत है, तो चेंगजी यही सोचता है कि वो फ्यूचर में जियो को सब कुछ सच सच बता देगा। जिसके बाद इन लोगों का सामना म्यूटेटेड वुल्फ से होता है तो ये उसको निपटा देते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं और रिसोर्स भी इकट्ठा कर रहे थे ये लोग। चेंगजी हर बार जितने भी उसे क्रिस्टल मिलते हैं वो सब कुछ वो यहाँ पे जिये को दे देता। तो जिया उसे पूछता है कि तुम्हें सच में ये क्रिस्टल नहीं चाहिए? तो जिया आगे से कहता है नहीं चाहिए भाई, इसकी बोन्स और हाइड काफी ज्यादा काम की है, इनसे मैं यहाँ पे सप्लाई टिकट यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ। खैर इसके बाद जिया आगे से बताता है कि वो लेवल 2 पे आ चुका है और उसका यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का परसेंटेज यहाँ पे 70% है। और वो चेंगजी से पूछता है कि तुम्हारा लेवल क्या है? तो वो आगे से बताता है मैं लेवल 4 पे हूँ भाई। तो फिर जिये के कान खड़े हो जाते हैं। वो आगे से बोलता है क्या बोला? तो चेंगजी आगे से बताता है कि हर बार मैं ही तो वुल्फ को मारता हूँ, तुम तो बस यहाँ पे सपोर्ट करते हो, शायद से इसी हिसाब से मुझे यहाँ पे ज्यादा गेन मिलता है एक्सपीरियंस के अंदर। तो ये बेचारा खुद को ही दोस्त लेने लगता है, ये कहते हुए कि इसमें मेरी ही गलती है कि अपने डर से आगे नहीं बढ़ पाता। चेंगजी उसे कहता है रो दो बाद में ले लेना, पहले आगे चलो नहीं तो तुम्हारी बीवी किसी और की हो जाएगी। तो फिर ये चेंगजी से चिपकते हुए कहता है कि ऐसा ना बोलो मेरी जान, हम दो साथ हैं तभी कामयाब है और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते रहूंगा। चेंगजी सोचता है लगता तो नहीं है। खैर इसके बाद ये हमें यहाँ पे असली रीजन बताता है कि ये इतने जल्दी जल्दी लेवल अप क्यों कर ले रहा है। दरअसल लेवल 3 पे आने के बाद में इसको यहाँ पे एक और रेडिएंट क्लास का एट्रीब्यूट मिला था जिसका नाम फाराहेड था, यानी कि आगे बढ़ो। ये फाराहेड रेडिएंट एट्रीब्यूट काफी ज्यादा कमाल का है क्योंकि जब भी ये यहाँ पे किसी डंजन मॉन्स्टर को मारेगा तो फिर उसके एक्सपीरियंस को ये 50% से बढ़ा देगा, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पे रेडिएंट एवोल्यूशन कोडेक्स आएगा जो कि यहाँ पे उस 50% के अंदर ऐड कर दिया जाए तो टोटल यहाँ पे 75% हो जाएगा, जिसकी की वजह से ये लगातार यहाँ पे इतने जल्दी जल्दी लेवल अप कर रहा है। जिससे चेंगजी को एक और बात समझ में आ जाती है कि हर रेडिएंट क्लास का यहाँ पे जो एट्रीब्यूट रहेगा वो हमेशा बराबर स्ट्रेंथ में नहीं रहेगा, कुछ कमजोर हो सकते हैं और कुछ यहाँ पे अलग हो सकते हैं। कोडेक्स वाला भाई सारे एट्रीब्यूट के ऊपर काम करता है, ये फारहेड वाला सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर काम करता है। खैर उतने में इन लोगों को एकदम चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पे जंगल के अंदर से आ रही थी। बाय द वे ये किसी लड़की की थी, इसलिए जिया आगे से कहता है बड़ी खूबसूरत आवाज है यार। चेंगजी अपने मन के अंदर सोचता है फूटी किस्मत है साला, दोबारा लोगों से टकरा गए। इसलिए वो जिये से कहता है चलो रास्ता बदल लेते हैं, उस रास्ते से जाते ही नहीं है। और ये तुरंत उस तरफ जाने लगता है, ये कहते हुए कि हम लोगों को लेवल अप करना है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये बेचारों से रोकते रह जाता है, किसी लड़की को जरूरत है हमारी, रुको भाईजान
रुको। चेंगजी हम लोगों को बताता है कि लेवल अप करना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या इस बात की है कि वो लोग डंजन के अंदर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं। तो ये डंजन उनकी यंग एनर्जी को लगातार उनसे खींचते रहेगा। यंग एनर्जी को एक तरीके से तुम लोग यहाँ पे लाइफ फोर्स से समझ लो। उतने में इन लोगों को आवाज सुनाई देती है कि कोई किसी से बोल रहा था कि अगर तुम खुद अपने कपड़े उतारोगे तो फिर हम अपने कपड़े उतारेंगे। अब ये कैसा मेथड है बे? तो फिर ये यहाँ पे चेंगजी से कहता है देखो कोई कपड़े उतार रहा है, चलो फोटो खींचते हैं, ब्लैकमेल करके पैसा कमाएंगे। जिसपे चेंगजी आगे से कहता है फिर देखने में कोई बुराई नहीं है। जिसके बाद हम लोगों की मुंह दिखाई करवाई जाती है यहाँ पे उन लोगों से जो कि ये बातें बोल रहे थे, जहाँ पे ये लड़की थी और वो लड़का था। ये लड़की उससे बोलती है कि तुम शुरू से ही ये सब कुछ प्लान कर रहे थे ना। जिसपे ये आगे से बोलता है ऑफ कोर्स ये सब कुछ शुरू से ही प्लान था। तुम्हारे जैसे बिग शॉट के साथ कांटेक्ट में आना एक तरीके से लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि तुम देख सकती हो कि मेरा वट एटीट्यूड यहाँ पे टॉक्सिन है। ये पांचों लोग यहाँ पे 5th लेवल के अवेकन्स थे, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे पॉइजन के सामने टिक नहीं सके और मारे गए। तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो सिर्फ लेवल 1 पे ही हो। बड़े प्यार से खुद को सबमिट कर दो तो फिर मैं बिल्कुल भी यहाँ पे गंदी चीजें नहीं करूंगा और फ्यूचर में तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी करूंगा। और वैसे भी यार तुम्हें फ्यूचर में शादी करनी ही तो है। बस फर्क ये रहेगा कि मैं गुआन फैमिली का घर जमाई बनूंगा। हम दोनों मैच मेड बाई हेवन है। इससे तो पुरानी सीरीज याद आ गई एक, और उससे एक नई सीरीज आ गई जो कि रिकॉर्ड कर रहा था यार, रोमांटिक थी वो। वहीं पे हम लोग जिया को देखते हैं जो कि चेंगजी से कहता है सुना तुमने इस दलाल की दलीलें, ये तो पूरा ऑफर लेके आया है कि इज्जत भी हमें लूटेंगे और बचाएंगे भी हमें। और ये सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ पे खुद के स्टेटस को एकदम तरीके से ऊंचा करने का, क्योंकि इस तरीके का स्टैंड अगर फैल गया तो फिर कोई भी फैमिली हो उनकी भरी बेइज्जती होगी और उनकी रेपुटेशन डैमेज होगी। चेंगजी आगे से कुछ भी नहीं बोला था तो जिया उससे कहता है कुछ तो बोलो भी, इतनी एक्साइटिंग सिचुएशन है। जिसपे चेंगजी आगे से मुंह तो खोलता है, लेकिन जानते हो क्या बोलने के लिए? ये बोलने के लिए उस लड़की के जितने भी बॉडीगार्ड है उनकी तो फील्डिंग सेट हो चुकी है, तो फिर शायद से हम लोग भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। जिसपे ये बत्तीसी दिखाते हुए कहता है पार्टी ज्वाइन करोगे क्या उनकी भी? तुम्हें भी अपना स्टेटस राइज करवाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके के आदमी होगे। जिसपे चेंगजी आगे से कहता है चुप बे, वो मेरा वो मतलब नहीं था। वो आगे से बोलता है कि जब ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से निपटा देंगे तो फिर हम लोग इनकी लाशों को लूट लेंगे। और मुझे लगता है कि उस लड़की को आसानी के साथ में यहाँ पे हैंडल किया जा सकता है। उसका लेवल भले ही कम हो लेकिन सर्वाइवल इम्पॉसिबल नहीं होगा। जिसपे चेंगजी को तिरछी नजर से देखते हुए कहता है तुम्हें इस बारे में कब पता चला? खैर इसके बाद हम लोग दलाल को देखते हैं जो कि यहाँ पे गुआंगजो के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट नहीं करोगी तो फिर मुझे सब कुछ खुद अपने आप ही करना पड़ेगा। और हाँ मेरे हाथ थोड़े से गंदे हैं, उसमें थोड़ा सा मैं कुछ कर नहीं सकता। उतने में गुआंगजो आगे से कुछ तो पाउडर सा निकालती है, मेकअप होगा शायद से, और वो यहाँ पे उस बंदे के मुंह के ऊपर डाल देती है, जिससे यहाँ पे इस बंदे का ध्यान भटका। और बाय द वे ये मेकअप नहीं था, पैरालिसिस पाउडर था, यानी कुछ टाइम के लिए ये बंदा हिल नहीं पाएगा। और उतने में यहाँ पे गुआंगजो यहाँ से भाग लेती है, ये कहते हुए कि बचपन में जो दौड़ लगाई थी अब वो काम आएगी। 2 ही मीटर दौड़ी थी, आप ज्यादा तेज नहीं थी, उसमें भी हार गई थी। खैर दीदी का प्लान तो काफी बढ़िया था, बस दिक्कत इसी बात की थी कि पैरालिसिस पाउडर यहाँ पे उस दलाल के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि उसकी खुद की बॉडी यहाँ पे पॉइजन से बनी हुई है। जिसके बाद ये अपने पास से 2 सूरिकन बाहर निकालता है और उनको यहाँ पे गुआंगजो के पैर के ऊपर मार देता है, और हाथ के ऊपर भी। इतनी चोट में तो दुगनी तेज से भागता मैं, लेकिन गुआंगजो शायद से मिट्टी की बनी हुई थी, बेचारी नीचे ही गिर जाती है। क्या कमजोर बॉडी है रे तेरी। जिसके बाद ये गुआंगजो के पास में आता है और उससे कहता है कि चलो तुम्हारी बदौलत मेरा मुंह तो पूरा सुनना पड़ चुका है, लेकिन इस काम के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत है। इसको देख के जिया आगे से कहता है तो बड़ी कमजोर लड़की है, इससे स्ट्रॉन्ग तो मेरी मम्मी है। पापा के सर के ऊपर कढ़ाई मार दी थी एक बार और हॉस्पिटल भी खुद ही उठा के लेके गई थी उनको। जिसपे चेंगजी पीछे से कहता है कि साले लेवल का गैप काफी ज्यादा है, जब यहाँ पे एक लेवल इंक्रीज होता है तो फिर बॉडी फंक्शन भी 30% इंक्रीज हो जाते हैं। जिसपे जियो से कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता भी? जिसपे चेंगजी आगे से कहता है ते वुल्फ मुफ्त में थोड़ी ना मारे हैं, उन्हें निपटाने के बाद में सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था, कितने वुल्फ मारने के बाद में भी कितनी थकावट हो रही है और कितना टाइम लग रहा है। जिसपे बेचारा जिया सूखे काटा हो जाता है कि तुम्हें सवाल ही क्यों पूछ लिया, खुद की बेइज्जती करवा लेता हूँ। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस भोंदू के पास में इतना अच्छा कॉम्बैक्ट टैलेंट होगा। खैर इसके बाद हम लोग दलाल को देखते हैं जो कि यहाँ पे गुआंगजो से कहता है चिंता न करो, मैं बिल्कुल प्यार से करूंगा, लेकिन दर्द कुछ और चीज देगी। मेरी गलती थोड़ी ना है, तुम्हें हंसाना भी तो है, जोक मारने ही पड़ेंगे। और मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, कुछ होने नहीं आने वाला यहाँ पे। साइड कैरेक्टर होती अब तक यहाँ पे सब कुछ लुट के नीलाम भी हो चुका होता। खैर इसके बाद पता चलता है चाकू जो पैर पे पड़े थे वो भी यहाँ पे टॉक्सिन से कवर थे, इसलिए ये कुछ देर के लिए हिल नहीं पाएगी। खैर इसके बाद गुआंगजो उसे कहती है कि तुम अगर मेरी बॉडी को वायलेट भी कर दो तो भी तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे, मेरी फैमिली तुम्हें कभी भी यहाँ पे जिंदा नहीं जाने देने वाली। जिसपे ये बत्तीसी दिखाते हुए कहता है कि तुमने मेरे झूठ के ऊपर यकीन भी कर लिया, पता नहीं था आमिर खान से ज्यादा अच्छी एक्टिंग है मेरी शायद से। बाद में मुझे तुम्हारा यहाँ पे घर जमाई बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो बस यही चाहते हैं गुआन फैमिली की जो इज्जत है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। गुआन फैमिली जो कि अपनी सबसे प्यारी प्रिंसेस को इतना ज्यादा प्यार करता है वही यहाँ पे नहीं बची। जिसके बाद फिर वही चाटा चाटी ये कहते हुए कि अपनी चीज को हमेशा के लिए अलविदा कह दो जो तुमने बचा के रखी है। उतने में गुआंगजो आगे से अपने हाथ से वही चाकू निकालती है जो इसके हाथ में लगा हुआ था और उसको निकाल के इसके गले के अंदर घुसा देती है, जिसे दलाल भाई साहब की फटी आगे से चीखने लगते हैं। और साथ ही में इसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ था तो थोड़ा सा यहाँ पे खींच खिंचाव हो रहा था पॉइजन की वजह से, तो ये गुस्से में अब यहाँ पे गुआंगजो को खत्म ही करने
दे रहा था। भाई मकसद भूल गए तुम अपना। खैर गुआंगजू को कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो इसे यहाँ पे अपनी फैमिली के ऊपर जो दाग लगने वाला था उसको तो वो नहीं लगने देने वाली। खैर जितने में ये कुछ कर पाता उतने में ही यहाँ पे चेंगजी भागते हुए आता है और उसके मुंह के ऊपर धड़ाम से लात दे मारता है। जिसके बाद सोबाजी गुआंगजू इसकी तरफ देखती है और ये गुआंगजू की तरफ, और वहीं पे दलाल पेड़ से जा टकराता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। वहीं पे ये बाहर निकलता है और वो यहाँ पे चेंगजी से कहता है खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाए ना तुमने अपने वर्ड एटीट्यूड का इस्तेमाल करके अपने टांगों को स्ट्रॉन्ग बनाया। जिसपे चेंगजी आगे से कहता है कि मेरे पास मेरे खुद की रीजन है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे गुआंगजू की तरफ देखता है। वहीं आगे से पूछता है निपट गई क्या, इल्जाम इसका आएगा हमारे ऊपर। चेंगजी चेक करके बताता है कि नहीं जिंदा है, इल्जाम नहीं आने वाला हमारे ऊपर, लंबी उम्र है इसकी, हाँ बस बेहोश हो गई है टॉक्सिन की वजह से। टॉक्सिन मीन्स पॉइजन, पॉइजन मीन्स जहर। जी आगे से काम की बात करता है ये कहते हुए कि बुरी ये बात है कि अगर ये मरी नहीं है तो पक्का मर जाएगी पॉइजन की वजह से। जिसपे चेंगजी आगे से बताता है ये मर नहीं सकती, ये हमारे लिए काफी ज्यादा काम की है, हमें जो अपना प्लान बनाना है। तो जे उसे कहता है कौन सा प्लान भाई, तुम्हें पहले ये बताओ इसको तो जहर दिया गया है ना, तुम्हारे पास कोई डिटॉक्सिफिकेशन है या फिर कोई पिल विल है जिसकी मदद से हम इसका इलाज विलाज कर सके। इस पे चेंगजी आगे से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस बंदे के पास तो होगा ना, इसने दिया है तो दवाई भी रखेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों ने यहाँ पे इसकी इज्जत निकाल ली थी, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा भाई के ऊपर। वो पीजी आगे से कहता है इसके कहीं साथी ना आ जाए, हमारी फील्डिंग ना सेट हो जाए, गुस्सा हो जाए कि हमने इसको यहाँ पे पूरी तरीके से दंगा धड़ंगा कर दिया। जिसपे चेंगजी आगे से कहता है कि उस लड़की को यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही पता है और उनकी बातों से हमें पता है कि ये साला यहाँ पे प्यादा है, इसके कोई भी बैकर नहीं आने वाले, और अगर कोई आएगा भी तो फिर वो हमारे साथ साथ उस लड़के के खिलाफ ही जाएगा जो कि यहाँ पे हाई स्टेटस है। जिसपे जी आगे से कहता है मैं भी यही सोच रहा था। तो चेंगजी उसको तिरछी नजरों से देखता है। ग्रुप प्रोजेक्ट में सारा काम करने के बाद में यही नजरें रहती है मेरी अपने हरामी दोस्त के ऊपर। खैर इसके बाद में इसे यहाँ पे होश आ जाता है तो इसे डर लग रहा था कि किसने लात मारी मेरे ऊपर। तो फिर इसे यहाँ पे दो दानव दिखाई देते हैं जो इसके साथ जो करने वाले हैं वो किसी के साथ भी ना हो। जिसके बाद ये उन दोनों से पूछता है तुम कौन हो और तुमने मुझे दगा क्यों किया है, कुछ किया तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं मेरा। जिसके बाद ये धमकी देने की कोशिश करता है, ये कहते हुए तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, चुपचाप मुझे जाने दो नहीं तो तुम जैसे लोगों की यहाँ पे चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे जो कि आउटकास्ट रहते हैं। आउटकास्ट मींस यानी कि बाहर वाले, बेसिकली कोई ग्रुप है तो उससे बाहर जो रहते हैं उनको आउटकास्ट बोला जाता है। खैर ये दोनों धमकी से बिल्कुल भी डरते आगे से कहते हैं चेंगजी तुम्हें पता है ना कि हम लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं। चेंगजी आगे से कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस जो कीमती चीजें हैं वो हम लोग इससे निकाल लेंगे, दिल हमारे लिए किसी काम का नहीं है, बस हम दो चीजें निकाल लेंगे जो 6 करोड़ में मिलती है और शायद से इसकी पिचकारी भी छीन ले, वो शायद से किसी काम में आ जाए। जिसके बाद ये उसे कहता है तुम्हें पता है ना तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये भी लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए तुम्हें पता नहीं तुम किसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हो। के बाद हमें बस कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देते हैं, दे लाते दे घुसे दे भचका दे भचका, उठा के बना देते हैं चोक स्लैम सुपर स्लैम दे फ्लेक्स, जो भाई सब भर दिया भाई इन लोगों ने। इसके बाद ये बंदा अपना मुंह कैंची की तरीके चलाता है, ये कहते हुए कि मेरा खून ही है एंटीट्यूड उस टॉक्सिन का, तुम दोनों को मुझे मारने की और ज्यादा जरूरत नहीं और कुछ ना करना, मैं सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा सा खून काफी होगा और अगर तुमने ज्यादा लिया तो मैं मर जाऊंगा, कुछ ना करना तुम। चेंगजी उसको घसीटते हुए कहता है कि तुम जिंदा रहोगे या नहीं ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पे उसको घसीटते हुए गुआंगजू के पास लेके जाता है और यहाँ पे उसकी नस के ऊपर छोटा सा कट मार के उसका जो खून था वो यहाँ पे गुआंगजू के मोर के ऊपर गिरा देता है और वो साथ में हाथ को स्क्वीज भी कर रहा था, जैसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यहाँ पे दूध बता रहा हूँ मैं यार, वो ब्लड का असर हो रहा है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ब्लड नीचे गिरे। जिसमें वो चीखते हुए कहता है थोड़ा सा ही काफी, इतना ना घसीटो साला, इससे पहले खून की वजह से ही निपट जाऊं मैं। खैर जिसके बाद वो यहाँ पे उसे छोड़ देता है और ये जैसे कहता है कि इसके हाथ पैर बांध दो और इसके ब्लड के ऊपर यहाँ पे वुल्फ हाइड चिपका दो ताकि यहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर आ न सके। ये बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसपे वो कुछ ज्यादा ही जोर लगा देता है तो इसकी चीख निकल जाती है। वहीं पे ये चेंगजी की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी तक ये मुझे कुछ चीजों के अंदर नहीं हरा सका है। वो भले ही लड़की खूबसूरत है, सात समुद्र की रानी है, अप्सराओं की रानी है, लेकिन मेरे दिल के अंदर सिर्फ मेरी प्यारी सौयू रानी है। देख रहे हो इसकी आस्के का लेवल तो सूरज तक जा रहा है। मैंने तुम्हें बताया था ना सूरज की गर्लफ्रेंड बन चुकी है भाई, पूछो ना भाई सूरज की क्या हाल है इस समय। हाल ये है बस देख के दया आती है उसको बस। खैर खून की डोज देने के बावजूद गुआंगजू को होश नहीं आता तो फिर चेंगजी उसकी तरफ देखता है तिरछी नजरों से, जिसपे ये कहता है सब्र रखो यार, थोड़ा सा सब्र रखो, साला तुम लोग तो सीधा एक्शन पे आ जाते हो बिल्कुल इंडियन मीडिया की तरीके, बिना कुछ रिसर्च करे हुए, इसीलिए पे ले जाते हो। खैर इसके बाद गुआंगजू को होश आ गया था तो फिर इसे चैन की सांस आती है, ये कहते हुए देखा मैंने झूठ नहीं बोला था। गुआंगजू यहाँ पे चेंगजी से पूछते है कि तुमने मुझे बचाया, जिसपे चेंगजी साफ बताता है मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीजंस है, हमने तुम्हारी बातें सुनी और तुम यहाँ पे एक हाई स्टेटस यंग लेडी हो। जिसपे गुआंगजू अपना सरनेम यहाँ पे बताती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि इसके कुछ भी मोटिव हो लेकिन इसने मुझे बचाया ही है। और वैसे भी यहाँ पे ली ज़ुओ ने अपनी आइडेंटिटी पहले ही बता दी है तो फिर अब छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है, ली ज़ुओ यही आदमी है। तो फिर ली ज़ुओ अपने मन के अंदर सोचता है गुआंग फैमिली इतने ज्यादा फेमस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस लड़के को पता ना हो कि वो किससे बात कर रहा है। किसने सोचा था कि मेरा एकदम एकदम मास्टर स्ट्रोक प्लान 2 नमूनों के हाथों फेल हो जाएगा। वह
जिया गुआंगजू से पूछता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे फादर किसी सेटलमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर तो होंगे ही ना। इसके पीछे जो बंदा था वो इतना हैरान हो जाता है, इसे सच में नहीं पता गुआंग फैमिली क्या चीज है। गुआंगजू भी अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि दिखावा कर रहा है, फिर सच में इसे नहीं पता कि गुआंग फैमिली का मतलब क्या है। चेंगजे उसे कहता है, मोहतरमा जवाब दो। जिसपे गुआंगजू आगे से कहती है, हाँ एक तरीके से। और वो मन के अंदर सोचती है गुआंग फैमिली कई सारे, जिसके अंदर 100 सेटलमेंट आते हैं, वो भी एकदम बड़े बड़े, तो फिर वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके फादर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। जिसके बाद चेंगजे गुआंगजू से कहता है कि मैंने तुम्हारे जान बचाई, तो फिर तुम्हारे फादर एक बार तो मेरी मदद कर ही सकते हैं। जिसपे गुआंगजू आगे से कहती है कि पहले बताओ तो भाई, शायद से मेरी लाइफ उतनी वर्थट ना हो। जिसपे चेंगजे आगे से बताता है कि वो अपने यहाँ पे सेटलमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हटाना चाहता है। अगर उसके फादर यहाँ पे किसी सेटलमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर है तो भी वो भी एक तरीके के पावर हाउस होंगे, और अगर उसके फादर यहाँ पे उसकी मदद करते हैं तो फिर यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे उन लोगों की जीतने के। जिसपे गुआंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि बस इतना ही। वो भी तुम चेंगजे की बुद्धि देखो। वो आगे से यहाँ पे गुआंगजू से बोलता है कि तुम चिंता ना करो, मुझे पता है कि ये करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए इस डंजन के अंदर जितने भी रिसोर्स हम लोग इकट्ठा करेंगे वो तुम्हारे हो जाएंगे, और साथ ही में मेरा बॉयफ्रेंड बता रहा हूँ मैं, साथ ही में मेरा फ्रेंड तुम्हारा बॉडीगार्ड भी बनेगा पूरे रास्ते तुम्हें सेफ रखने के लिए। जिसपे गुआंगजू काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, तो चेंगजे उसे कहता है, हैरान न हो, सारे रिसोर्स तुम्हारे ही रहेंगे, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम हमारी मदद कर सको। जिसपे गुआंगजू यहाँ पे येजी की तरफ देखती है, तो येजी आगे से कहता है, मेरी तरफ ना देखो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। गुआंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बंदा मेरी ही उम्र का है, लेकिन इसके बावजूद मुझसे कई ज्यादा यहाँ पे शांत और डिसिसिव है। डिसिसिव का मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है, वो भी कड़े भी, किन्हीं भी हालातों में। हिंदी में सुनना है इसका मतलब निर्णायक। गुआंगजू अपने मन के अंदर यही सोचते है कि शायद से इसके साथ एडवेंचर करने में डंजन के अंदर शायद से और ज्यादा मजा है, और शायद से कुछ और चीजें मिले, इसलिए वो डील के लिए मान जाती है और अपना नाम बताती है। जिसके बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं, और वहीं पे चेंगजी अपने दोस्त के बारे में बताता है कि तो ये मेरा जिगरी दोस्त है। वहीं पे जाओ अपने मन के अंदर सोचता है, गुआन फैमिली की नोबल लड़की यहाँ पे किसी लो कास्ट बंदे के साथ में हाथ कैसे मिला सकती है, ऐसी दो कौड़ी की औरत कैसे हमारे यंग मास्टर के लिए वर्दी हो सकती है। साले तो अपनी चिंता कर, यंग मास्टर को गोली मार कर। इसके बाद गुआनजू आगे से पूछती है कि इसके साथ क्या करना है, कुछ तुमने प्लान किया। जिसपे चेंगजी आगे से कहता है, क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं तो फिर इसके साथ जो करना है वो तुम्हारा डिसीजन होगा, इसको तुम एक तरीके से गिफ्ट समझो जो मैंने तुम्हारे लिए रेडी किया है। तो अब जाओ की फटी तो वो आगे से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो वगैरह वगैरह। गुआंगजू जब खड़ी होती है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे चेंगी ने उसे यहाँ पे कवर कर दिया था ताकि उसके नीचे का कुछ दिखे नहीं, जिससे ये इंप्रेस हो जाती है। जिसके बाद चाकू उठाती है तो चेंगजे उसे बताता है कि इसका ब्लड यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन के तरीके काम करता है इसके पॉइजन के खिलाफ में, अगर तुम इसका डगर इस्तेमाल करोगी तो फिर ये इसे मारेगा नहीं। तो फिर जाओ आगे से और भी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, जिसपे गुआंगजू आगे से कहती है कि उसे पता है, वैसे भी वो उसे यहाँ पे पॉइजन देके मारना नहीं चाहती, उसे बस यहाँ पे जाओ का खून निकालना है। वह पेजाओ आगे से हाथ जोड़ के मिन्नतें करे जा रहा था कि छोड़ दो भाई छोड़ दो, एक बार छोड़ दोगे तो फिर दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा। वह पेजी अपने मन के अंदर सोचता है कि गुआंगजू शायद से यहाँ पे जाओ को जाने देगी, क्योंकि लड़कियां हमेशा से सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। हम लोग गुआंगजू को देखते हैं जो कि चाकू यहाँ पे जाओ के कंधे के अंदर घुसा देती है और उन लोगों से कहती है कि चलो चलते हैं। इस पे जी चंगी से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है, उस बंदे ने यहाँ पे इसके 4 लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि इसके साथ वो काम करने की कोशिश की जो कि कोई भी नहीं सोच सकता है, इसके बावजूद इसने यहाँ पे उसे जाने दिया, मारा नहीं। जिस पे चेंगजे उसे बताता है कि ऐसी बात नहीं है, इस डंजन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा खून ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। जिसपे जिये को याद आता है कि वो तो इस बारे में भूल ही गया, गुआंगजू तो पूरी अपोजिट निकली, जिसके बारे में वो सोच रहा था इसके दिल के अंदर तो पूरी तरीके से क्रूरता भरी पड़ी है। अब यहाँ पे छोटे छोटे मॉन्स्टर आएंगे जो कि जाओ की यहाँ पे चमड़ी उधेल देंगे, थोड़ा थोड़ा मांस करके खाएंगे। जिसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा, तो वो भी एक पत्थर से। भाई नहीं कटेगा, इतने में भाग लेता साले तू 2 पैरों का इस्तेमाल करते हुए। खैर इसकी यहाँ पे पूरी तरीके से लगे पड़े, लेकिन इसके बावजूद ये गुआंगजू को गालियां दिए जा रहा था, उसके साथ जीआर करने के बारे में सोच रहा था। उतने में कुछ वुल्फ आते हैं जो कि उससे कहते हैं, बेटा हम तुम्हारे साथ करेंगे सामूहिक लंच। जिसके बाद चिकन डिनर शुरू हो जाता है, तो फिर जाओ के सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जी आगे से कहता है कि आवाज तो कुछ ज्यादा ही भयानक है भाई, सुन के ही पता चल रहा है कि उसकी फटी पड़ी है। वह पे चंगजी गुआंगजू से कहता है कि अगर तुम उसे जिंदा रखते तो फिर शायद से हमें पता चल जाता कि उसके पीछे कौन था और किसने यहाँ पे उसे ऑर्डर दिया था, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती अगर तुम्हें पता चल जाता कि मास्टरमाइंड कौन था। जिसपे गुआंगजू उसे कहती है कि शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई भी दुश्मन नहीं है और मुझे पहले ही पता चल चुका है कि वो कौन है। जिसपे चंगजी आगे से कहता है कि अगर उसे जिंदा रखते तो फिर शायद से यहाँ पे विटनेस के तौर पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते थे। जिसपे गुआंगजू आगे से बताती है कि अपोनेंट का स्टेटस यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, इसलिए अगर लोगों के पास एक गवाह भी हो तो भी वो किसी काम का नहीं है। जिससे चंगजी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की डॉटर के पास भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनका वो सामना नहीं कर सकती है। उतने में अचानक से दोनों के ऊपर एकदम बहुत बड़ा
वाला वुल्फ हमला कर देता है तो चेंगजी जल्दी से इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है और वहां से साइड हट जाता है गुआंगजू को लेके। वुल्फ के साइज को देख के ही इन्हें समझ में आ जाता है कि ये डंजन कंटेनर फॉरेस्ट कोसी लेवल का बॉस है, जिसका लेवल 5 है यहाँ पे। अब ये तो किसी हाथी से भी ज्यादा बड़ा था। जी आगे से फटी वो आगे से कहता है कि हमें तो चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब ये सब बदला लेने के लिए आए हुए हैं, हम लोग क्या करें, कहाँ से भागे हम लोग। इस पे चेंगजी आगे से कहता है कि हम लोगों ने कई सारे यहाँ पे वुल्फ को हंट किया है, इसलिए ये सिचुएशन के अंदर वो लोग आ गए हैं और ये डिजर्व भी करते हैं। बेसिकली गेम की तरीके जब तुम किसी एनिमी को कुछ ज्यादा ही धर के कूट दो पैसा वैसा इकट्ठा करने के लिए तो उसके बॉस आने लगते हैं, उसी तरीके से। वह पे जिये की फटी बड़ी वो आगे से कहता है बकवास बंद करो, ये बताओ हम लोग निकले कैसे यहाँ से। जिस पे चेंगजी जिये से कहता है कि तुम यहाँ पे गुआन को साइड में लेके हटो और अपने स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसे प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं इन सभी को यहाँ पे ढेर करता हूँ। जिस पे चीखते हुए कहता है साले किंग है वो, कैसे तू यहाँ पे उसको हैंडल करेगा, और तुझे क्या लगता है कि मैं जो कि 2 लेवल पे है कैसे यहाँ पे गुआन को प्रोटेक्ट कर सकता है। जिस पे चेंगजी उसे कहता है तू ठंडा रख भाई ठंडा रख, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इसके बाद हमें बताता है कि इसका लेवल 4 है और उसके पास यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट है उनका इस्तेमाल करे तो वो इजिली यहाँ पे वुल्फ किंग को हरा सकता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे लेवल 5 पे आ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे इसने गुआंगजो को वो खून वाला अटैक करने दिया था, क्योंकि इसी के चक्कर में ये वुल्फ किंग यहाँ पे आया है, क्योंकि चेंगजी वुल्फ किंग का इस्तेमाल सीढ़ी की तरीके करने वाला है ताकतवर बनने के लिए। खैर चेंगजी जैसे ही अटैक करने वाला था उतने में गुआंगजो उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि रुको तुम। जिसके बाद वो अपनी पॉकेट के अंदर से यहाँ पे एक टूल को बाहर निकालती है, जो कि यहाँ पे चेंगजी की बोन नाइफ से तो कई गुना ज्यादा बेहतर होने वाला था, क्योंकि ये वाला रियल ब्लेड था जो कि मेटल से बना हुआ था। जिसपे जिये की आंखें बाहर वो आगे से कहता है इस छोटी स्कर्ट के अंदर यहाँ पे इतनी बड़ी चीज आई तो आई कैसे, वो भी ये छुपा के कैसे घूम रही है। चेंगजी गुआंगजू से वो नाइफ लेता है और सीधा वुल्फ किंग की तरफ दौड़ लगा देता है और जंप करके उसके चेहरे की तरफ जाके उसके ऊपर हमला करता है, यही सोचते हुए कि वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके वुल्फ किंग को हरा नहीं सकता है, उसे रेड को ढूंढ के उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जिसके बाद वो वुल्फ किंग के चेहरे के ऊपर छलांग लगाता है और उसके गले के ऊपर चाकू घुसा के उसे से स्लाइड करते हुए नीचे आता है, जहाँ पे सीने के पास में उसका यहाँ पे रेड कोड लगा हुआ था। चेंगजी उसके ऊपर हमला कर पाता उससे पहले जो मिनी वाले वुल्फ थे वो यहाँ पे चेंगजी के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो सब टीम वर्क के साथ में हमला कर रहे थे। अब वुल्फ भाई झुंड के अंदर शिकार करते ही हैं, इसलिए उनका कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन चेंगजी मन के अंदर यही सोचता है कि कितना बढ़िया हो, इंसान तो बढ़िया होगा नहीं। इसके बाद चेंगजी के ऊपर डायरेक्ट एक 2 लेवल का वुल्फ यहाँ पे हमला करता है, तो चेंगजी आगे से अपने एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करके अपने स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ाता है और वुल्फ के ऊपर हमला करके उसे बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद और भी कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे वुल्फ आ जाते हैं, तो चेंगजी पीछे मुड़ के येजी से कहता है कुछ तो करो भाई, जिसपे येजी आगे से अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए वुल्फ की आंखों के ऊपर हमला करता है, जिससे वो यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टन हो जाते हैं। और इसी बात का फायदा चेंगजी उठा के उनके यहाँ पे ब्लड कोर के ऊपर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये सभी मारे जाते हैं। वह पे गुआंगजू येजी से कहती है मुझे लगा था कि तुम बस एक फॉलोअर हो, तो ये आगे से सुवह मारते हुए कहता है कि तो फिर तुमने गलती कर दी। जिसके बाद हम लोग वुल्फ किंग को देखते हैं जो कि आगे से अपने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी स्पीड यहाँ पे 15% से बढ़ जाती है। तो चेंगजी रेडी हो जाता है हमला करने के लिए, लेकिन वुल्फ किंग आगे से उसके ऊपर हमला ना करके बल्कि वो यहाँ पे येजी और गुआंगजू के ऊपर हमला कर देता है। तो येजी उन्हें बचाने के चक्कर में अपने ग्रेटेस्ट पावर का इस्तेमाल करता है, जो कि यहाँ पे एक और वर्ड एट्रीब्यूट था फायर एन्चांटमेंट, जिसकी मदद से इसके वेपन के अंदर यहाँ पे फायर वाली एबिलिटी आ जाएगी। बेसिकली जब भी ये स्लैश मारेगा तो फिर शायद से यहाँ पे सामने वाले अपोनेंट के ऊपर आग लग सकती है, हालांकि उसका चांस यहाँ पे सिर्फ 30% का ही है। और साथ में ये चीज यानी ये एबिलिटी इस्तेमाल करने के बदले में उसकी 3% एचपी यहाँ पे पर सेकंड खत्म होगी, 10 सेकंड सॉरी। फिर इसके बाद चेंगजी के दोनों वेपन्स के अंदर यहाँ पे आग आ जाती है, जिसको वो डायरेक्ट यहाँ पे बुलेट के तरीके छोड़ता है, जो कि डायरेक्ट वुल्फ किंग की आंखों से होते हुए गुजरते हैं, तो फिर उसका ध्यान भटक जाता है और वुल्फ किंग के ऊपर यहाँ पे आग भी लग जाती है। 30% चांस के अंदर काम आ गया ये चीज। वो पे चेंगजी को इस तरीके से फ्लैशिंग मूव इस्तेमाल करता हुआ देख के येजी हैरान था। वो पूछता है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटीज कहाँ से आई बे? कहता कि गुआंगजू भी हैरान हो गए थे येजी को यहाँ पे इस तरीके की पावर का इस्तेमाल करते हुए देख के, क्योंकि उसने भी कई सारे यहाँ पे अवेकनर्स को देखा है जिनका लेवल यहाँ पे 8 से ऊपर होता है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी यहाँ पे चेंगजी जैसा प्रदर्शन नहीं किया था। इसलिए गुआंगजू इसी बारे में सोचती है कि यहाँ पे चेंगजी का लेवल कौन सा है, तो वो येजी से पूछती है, जिसपे येजी बता देता है कि शायद से 4 के आसपास होगा और मेरा 2 होगा। जिसपे गुआंगजू और भी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद वहाँ पे फायर एन्चांटमेंट के बारे में सोचती है कि ये पक्का इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा, तभी ये इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पावर तो काफी ज्यादा वीक होनी चाहिए थी, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक इसने किया तो किया कैसे। जिसपे गुआंगजू अपने मन के अंदर यही सोचती है कि शायद से उसे वो टैलेंट मिल गया है जिसके यहाँ पे उसके फादर को तलाश थी। फिर इसके बाद चेंगजी आगे से फायर हेड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है, तो फिर उसका लेवल अप यहाँ पे हो जाता है, जिसके बदले में उसको यहाँ पे एक और न्यू एट्रीब्यूट मिलता है,
है। अगर मैं गलती से सील बोल दूं तो हैरान न होना, इन लोगों ने यहाँ पे उसे सील कर दिया है। यू नो दैट। फिर चेंगजी को दोबारा 3 चॉइस मिलती हैं, हेडशॉट, डिजास्टर एटीट्यूड, जिसके बाद यहाँ पे वुल्फ एटीट्यूड, जिसके अंदर यहाँ पे उसकी स्पीड 15% से बढ़ जाएगी। चेंगजी शुरुआत में इसी बारे में सोचता है कि उसे यहाँ पे वुल्फ एटीट्यूड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो फिर वो वुल्फ को और भी जल्दी जल्दी यहाँ पे हैंड कर पाएगा। लेकिन वो बाद में यही सोचता है कि यहाँ पे सीरीज भी हो सकती है जो कि शायद से यहाँ पे ग्रोथ टाइप में हो जाए, इसीलिए वो हेडशॉट को यहाँ पे चूज करता है। तो फिर हम लोगों को हेडशॉट एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है। जब वो यहाँ पे इस अटैक का इस्तेमाल करेगा तो फिर इस अटैक के बाद का जो अगला वाला अटैक रहेगा वो क्रिटिकल अटैक के अंदर बदल जाएगा, जिसका डैमेज 150% से बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पे हायर लेवल एट्रीब्यूट की वजह से होगा। और साथ ही में बुक ऑफ इंटरनल एवोल्यूशन की वजह से इसका कूल डाउन भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, सिर्फ 10 मिनट, जिससे चेंगजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये कॉम्बैट सील यहाँ पे फायर एन्चेंटमेंट के बराबर ही है। हालांकि इसका इफेक्ट काफी ज्यादा एवरेज है, लेकिन जब वो यहाँ पे अपने सभी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करे तो फिर वो एक स्ट्राइक के अंदर ही अपने एनिमी को यहाँ पे ढेर कर सकता है। खैर इसके बाद चेंगजी को याद आता है कि मेन काम तो भी बाकी है, बेसिकली वुल्फ के जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हार्वेस्ट करना। वहीं पे गुआंगजू ये चीज पहली बार देख रही थी तो वो पूछती कि तुम इन चीजों का इस्तेमाल किस लिए करते हो, तो वो दोनों आगे से बताती हैं तुम इनका इस्तेमाल पैसों के लिए कर सकते हो, कपड़ों के लिए कर सकते हो, वेपन के लिए भी कर सकते हो। ये चीजें काफी ज्यादा रह रहती है हमारे सेटलमेंट के अंदर, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से ये सब कुछ तुम्हें बिलोंग करता है। इस पे गुआंगजू काफी ज्यादा हैरान होती है। वो आगे से बोलती है, अरे यार अभी इस 2 कौड़ी की चीज को तो साला मेरे घर के नौकर तक ना ले, ये लोग कौन से गरीब खाने से आ रहे हैं भाई, ऐसा कौन सा यहाँ पे सेटलमेंट है जिसके हालात इतने ज्यादा खराब है। इसका सिंपल सा फंडा है करप्शन। गुआंगजू और उसकी फैमिली तो यहाँ पे पूरी तरीके से सेटलमेंट को पूरी तरीके से अच्छा राशन और पैसे वैसे देते होंगे, लेकिन बीच में कुछ लोग होंगे जो कि यहाँ पे पैसों को खा जाते होंगे, इसी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट के हालात इतने ज्यादा खराब हैं। फिर गुआंगजू को यहाँ पे एक चीज याद आती है कि उसके फादर ने बोला था कि किसी को भी यहाँ पे हल्के में न लेना, इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान के पास अनगिनत पॉसिबिलिटी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। और गुआंगजू को यही लगता है कि उसके फादर ने जो बोला था वो सच ही था, क्योंकि एक छोटे से सेटलमेंट के अंदर भी यहाँ पे चेंगजी जैसे लोग हैं जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं इतना अच्छा पोटेंशियल है। और जैसा कि इन्हें पता है कि यहाँ पे ये एनर्जी लगातार इन लोगों से खींची जा रही है, इसीलिए चेंगजी का जो हाथ था वो आगे से नम पड़ गया था, जिसपे ये आगे से कहता है नम पड़ गया भाई, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरा खून जम गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। खैर चेंगजी उनसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पे और मास्टर ढूंढते हैं और जल्दी से एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करेंगे, यहाँ से बाहर चलते हैं। चेंगजी अभी भी यहाँ पे छपरी के बारे में सोच रहा है, जितना ज्यादा हाई इनका लेवल होगा उतने जल्दी वो लोग यहाँ पे छपरियों को हरा पाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। उतने में गुआंगजू उन लोगों से कहती है अगर तुम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस के चक्कर में आए हुए हो तो फिर एक जगह है जहाँ पे तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा मिल सकता है, इस तरीके से घूमने से तो ज्यादा बेहतर यही रहेगा। जिसपे वो दोनों ही गुआंगजू से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है भाई। इसके बाद गुआंगजू उन लोगों को बता देती है कि हर एक डंजन के अंदर एक असली बॉस रहता है और उस रियल बॉस को मारने के बदले में तुम्हें कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, जो कि यहाँ पे ऑर्डिनरी मॉन्स्टर को मारने के बदले में काफी ज्यादा होंगे। साथ ही में बॉस एरिया के अंदर एक ट्रेजर भी रहता है जिसके अंदर कई सारे हाई क्रिस्टल, मैजिक वेपन और कई सारे आर्मर पीस भी हो सकते हैं। हालांकि उस बॉस को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उसके जो बेनिफिट मिलेंगे वो कई गुना ज्यादा बेहतर रहेंगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो आगे से कहता है कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक बॉस को नहीं मारा क्या, उसके साइज को देख के तो ये लग रहा था कि वो एक बॉस ही था। इस पे चेंगजी उसको समझाता है कि इसने भी यहाँ पे बोला ना कि बॉस एरिया, और ट्रेजर यहाँ पे उस बॉस के बगल में ही होगा, तो फिर वो बॉस यहाँ पे इस तरीके से नहीं आएगा उन लोगों को परेशान करने के लिए जैसे कि ये वुल्फ किंग आया था। जिसपे मुस्कुरा के आगे से कहता है समझ गया भाई समझ गया। जिसपे गुआंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है, एक को जल्दी समझ में आ जाता है, को धीरे समझ में आता है। इसके बाद चेंगजी मेन सवाल पूछता है कि हम लोग बॉस को ढूंढेंगे कैसे, उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं है। जिसपे गुआंगजू अपनी स्कर्ट के अंदर से दोबारा कुछ निकालती है जिसको ये बड़े गौर से देख रहा था। वो उन दोनों से कहती है डंजन के अंदर बॉस को ढूंढना काफी मुश्किल काम है, लेकिन उसके पास यहाँ पे कुछ ऐसा है जो उन लोगों के काम के अंदर आ सकता है। वो पीएजी चेंगजी से कहता है कि तुमने सुना, मुझे पक्का यकीन है कि ये कुछ दिखावा कर रही है। इसने अभी बोला एक लो लेवल वॉइड डंजन, अभी इसके अंदर ये मारी गई थी और ये बोल तो ऐसा है जैसे कि सबसे ज्यादा इजी हो। और हाँ मुझे नहीं पता कि इसकी स्कर्ट किससे बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्कर्ट के अंदर से कुछ भी निकाल सकती है। जिस पे चेंगजी यहाँ पे गुआंगजू को ही डिफेंड करता है। ये कहते हुए रही बात इस डंजन के लेवल की, तो फिर उन लोगों को ज्यादा पता नहीं है और वो एक मैनेजर की बेटी है, तो फिर शायद से उसे यहाँ पे उन लोगों से ज्यादा पता हो। और रही बात उसकी स्कर्ट के अंदर से सामान आने की चीज, तो फिर शायद से वो उसकी एबिलिटी हो सकती है। जिसको ये बड़े गौर से देख रहा था और वो चेंगजी से कहता है ब्रो क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम, देख रहा हूँ तुम उसी की साइड लिए जा रहे हो, ये मत कहना कि तुम उसके प्यार में गिर चुके हो, बड़ा गंदा कटेगा और ऐसा कटेगा कि जुड़ भी नहीं पाएगा। खैर गुआंगजू को वो आइटम मिल जाता है जिसके उसे तलाश थी और वो हमें बताती है कि ये महंगा है, बढ़िया यही रहेगा कि इन गरीबों को इसके बारे में पता ना चले, नहीं तो इस्तेमाल करना ही भूल जाएंगे। तो इसके बाद वो उन्हें बताती है कि ये इंडिकेटर है, वो तो हमें पता है कि कंपास है साला। खैर ये उसी तरफ यहाँ पे पॉइंट करेगा जिस तरफ यहाँ पे बॉस होगा। इसके बाद हमें इसके बारे में डिटेल से बताया जाता है। इसका नाम है प्राइमरी सेंस इंडेक्टर बॉस और इसकी क्वालिटी ग्रीन है। इसके बारे में यही बताया जाता है जब डंजन का लेवल यहाँ पे ग्रीन हो तो फिर तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो बॉस की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए। और तो ये किसी ग्रीन डंजन के अंदर ही मिला था, शायद से किसी कैप्टन का होगा। चेंगजी उन लोगों से कहता है अब ये मिल चुका है तो फिर जल्दी चलते
चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करे। जिसपे ये जी आगे से कहता है सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, कटवाने के चक्कर में तो नहीं हो तुम। फिर इसके बाद ये लोग डायरेक्ट यहाँ पे डंजन वाले इलाके के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे बॉस था। इनकी मुलाकात यहाँ पे एक सुअर से होती है जिसका नाम यहाँ पे रेयर स्पाइक्ड रेड डेविल था। है तो सुअर ही, बाय द वे इसका लेवल यहाँ पे 10 था जो कि कुछ ज्यादा ही था। डंजन के अंदर सिर्फ बॉस है जो कि इनक्रेडिबली पावरफुल होता है और ये ट्रेजर को यहाँ पे गार्ड करते हैं। तुम बॉस को मारने के बाद ये ट्रेजर ले सकते हो और जैसे ही बॉस खत्म होगा तो ऐसे ही डंजन में यहाँ पे वेनिस हो जाएगी और जितनी भी एंट्रेंस है वो सभी क्लोज हो जाएंगी। इसलिए जैसे ही बॉस को मारो तैसे ही भाग लो यहाँ से। सिस्टम इन लोगों को यही बता देता है कि ये सुअर कुछ ज्यादा ही भयानक है, तो फिर इसके यहाँ पे दांतों और स्पाइक्स और खासकर इसकी एबिलिटी से बच के रहना। वहीं पे हमें इन तीनों के लेवल बताए जाते हैं। गुआंगजू का 1 है, येजी का 3 है और चेंगजी का 5 है। चेंगजी उन लोगों से कहता है हम तीनों मिलके भी लड़े ना तो ये हमारा यहाँ पे भरता बना देगा और खा भी लेगा। गुआंगजू भी उन लोगों से यही बोलती है कि अगर उसके पास जितने भी गार्ड हैं वो भी यहाँ पे होती तभी वो बॉस के साथ न भिड़ती। उसकी टीचर ने उसे ये भी बता दिया था कि डंजन के जो बॉस होते हैं वो नॉर्मल से कई गुना ज्यादा आगे होते हैं, उन्हें नॉर्मल तरीके से हराया ही नहीं जा सकता है। बेसिकली तुम्हें यहाँ पे उनके लेवल से ऊपर होना ही पड़ेगा, तब उन्हें जाके यहाँ पे तुम इजिली हैंडल कर सकते हो, नहीं तो वो तुम्हारा पानी निकाल देंगे। जिसपे ये पीछे मुड़ के गुआंगजू की तरफ देखता है तो फिर तुम हमें यहाँ लेके क्यों आई हो, ऐसे तो हमारा टाइम वेस्ट ही हुआ ना। जिसपे ये कुछ बोलती तो है लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही यहाँ पे कोई आ जाता है तो ये तीनों अपनी मुंडी नीचे झुपा लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और आया था और ये सब भाई थे गोली बारूद वाले। ये असला बारूद लेके आए थे अपने साथ में। अमेरिकन जोक दायु खैर इन्हें लग रहा था कि इनका लक आज यहाँ पे 7वें आसमान पे है। ये लोग डंजन के अंदर आए नहीं, इन लोगों को यहाँ पे एक बॉस मिल गया। वह पीजे चेंगजी से पूछता है कि ये बेवकूफ लोग कौन है भाई। जिसपे चेंगजी आगे से कहता है पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन इनमें से जिस बंदे के पास में गन है वो इनका लीडर होगा। येजी को पता ही नहीं कि ये गन क्या चीज होती है। जिसपे चेंगजी आगे से बताता है कि उसने यहाँ पे कुछ लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा था इस चीज को, और वो लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हुए म्यूटेटेड डॉग्स को हंट कर रहे थे सेटलमेंट के बाहर। ये गन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ऑर्डिनरी लोग इसका सामना नहीं कर सकते हैं जब तक वो यहाँ पे अवेकन न हो जाए। अब मैं इसे तुम्हें इसकी लोर बताऊं तो फिर शायद से ये लोग नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर ही होंगे जैसे कि हमारा है, लेकिन इसके बावजूद एलियन विलियन आ गए होंगे या फिर कुछ तो हुआ होगा जिससे यहाँ पे जो ईसेंट वर्ल्ड है यानी कि अपना नॉर्मल लोग 21वीं सदी डोरेमोन की तरीके तो वो डिस्ट्रॉय हो गई होगी और ये इन लोगों का फ्यूचर है जहाँ पे अवेकन हो गए ये लोग, इसलिए यहाँ पे ये जो गन है उन्हें यहाँ पे ईसेंट वेपन कह रहे हैं। फिर गुआंगजू लोगों को बता देती है कि ये ईसेंट वेपन है और जो चीज ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक नकल है। इसके टीचर ने इसे एक और बात बताई थी कि ईसेंट टाइम के अंदर जो लोग हुआ करते थे उनके पास इससे भी ज्यादा भयानक वेपन हुआ करते थे। उनका एक वेपन यहाँ पे हजारों लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता था एक सेटलमेंट के अंदर ही। ऑफ कोर्स कर सकता था भाई। इस पे ये एक कॉमन सवाल पूछता है अगर वो लोग इतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो फिर हम लोगों का वर्ल्ड ऐसे कैसे हो गया। जिस पे गुआंगजू यही बोलती है कि उनके वेपन स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन जो सील यहाँ पे अवेकन हुई थी वो और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बेसिकली एट्रीब्यूट जो कि ये लोग अभी इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों को बताती है कि उसने सुना था कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी सील यानी एट्रीब्यूट होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं सिर्फ एग्जिस्टेंस में आने के बाद ही। फिर ये कहानी आगे सुनाई जाएगी क्योंकि अगले ही पल एक तगड़ा धमाका होता है और चेंगजी उन लोगों से कहता है आतिशबाजी शुरू हो गई, सामने देखो। तो फिर हम लोग यहाँ पे उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि गोलियां बरसाया जा रहा था सुअर के ऊपर, लेकिन सुअर की चमड़ी भी सख्त थी। खैर हमें लीडर के यहाँ पे एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। इसका जो यहाँ पे एबिलिटी थी वो बुलेट कंपोजिशन थी जो कि एक ब्रोंज लेवल की सील है। बेसिकली यहाँ पे ये जो गन इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर बुलेट नहीं है। इसकी सील ऐसे काम करती है कि ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ है बेसिकली स्टेमिना है उसको वो बुलेट के अंदर चेंज कर देती है। जितना तगड़ा भाई इस लीडर का स्टेमिना होगा उतनी देर तक यहाँ पे गोलियां बरसती रहेंगी। इसलिए ये बंदा इतना ज्यादा खुश है क्योंकि स्टेमिना इसके अंदर भरपूर है और ये बरसाया जा रहा है गोलियां बारिश की तरीके। उतने में हम लोग चेंगजी को देखते हैं और इसके अंदर यहाँ पे कैंपिंग वाला कीड़ा काटता है। ये यही सोचता है कि इन लोगों ने बॉस का ध्यान अपनी तरफ कर रखा है तो फिर वो खजाने के ऊपर घपला क्यों ना मार दे। फिर इसके बाद गुआंगजू यहाँ पे मुहावरे में चेंगजी से पूछती है कि तुम घपलेबाजी के बारे में सोच रहे हो क्या। तो चेंगजी को मुहावरेबाजी समझ में नहीं आती तो फिर ये जी आगे से बताता है घपलेबाजी का मतलब ये होता है कि जब दो आपस में लड़ाई करे तो फिर तुम तीसरा बन के फायदा उठा लो। जिस पे चेंगजी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा स्वॉप मारने के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। फिर चेंगजी उन लोगों से कहता है घपलेबाजी के बारे में तो मैं तो शुरुआत से ही सोच रहा था, अगर दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं तो फिर हम लोग फायदा क्यों ना उठाए और ट्रेजर लेके यहाँ से भाग क्यों ना जाए। और वैसे भी वो लोग यहाँ पे बॉस को सीधा सामने से तो हरा सकते नहीं है। लेकिन उतने में गुआंगजू की नजर यहाँ पे चेंगजी के हाथ के ऊपर पड़ती है तो फिर यहाँ पे जो ईरोड था बेसिकली वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करना उसको यहाँ पे ईरोड बोला जा रहा है। सिंपल शब्दों में तुम इसे करप्शन समझ लो जो बॉडी के ऊपर होता है। इसीलिए वो चेंगजी से कहती है अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो फिर तुम यहाँ पे हिल भी नहीं पाओगे और तुम्हारे भागने दौड़ने में दिक्कत होगी, इस तरीके से तुम मारे जाओगे। इसलिए अपने पास से 2 पिल बाहर निकालती है जो कि यहाँ पे इसके घर वालों ने ही दी थी, जिसकी मदद से वो लो लेवल डंजन की यहाँ पे जो इरोप्शन होगा उससे यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है, रजिस्ट कर सकता है। ये तुरंत ही उस पिल
को ले लेता है, ये कहते हुए इस चीज के लिए तो मैं मना जा रहा था। लेकिन चंगजी आगे से पूछता है कि ये महंगी है क्या। बेसिकली चंगजी मेरी तरीके है वो उधार नहीं रखता। इजी ने साफ बताया था कि एंट्रेंस के अंदर आने के लिए यहाँ पे कई सारी फीस लगती है। बेसिकली 100 राशन कार्ड लगेंगे, टिकट लगेंगी, जिसके बाद यहाँ पे गुवांगजू ने वेपन दिया और जिसके बाद वो पिल भी यहाँ पे दे रही है। तो फिर उन लोगों ने जो डील की थी, इससे तो यहाँ पे उन्हें ही फायदा हो रहा है, जितना वो यहाँ पे उसे दे सके उससे कई गुना ज्यादा। इसलिए ये जो पिल यहाँ पे गटक रहा था वो उसके गले के बीच में ही अटक जाती है। देख भी सकते हो तुम, एक्सपेंसिंग नाम का शब्द जैसे ही आया तो फिर इसके गले के बीच में जो ठुड्डा है वो रुक गया। गुआंगजू लोगों से कहती है बड़ी सस्ती है भाई, तुम्हारे सेटलमेंट के पास नहीं है, लेकिन तुम लोग इसे यहाँ पे इजिली एक नोट से भी खरीद सकते हो। तो फिर चंगजी भी यहाँ पे उस पिल को ले लेता है और यहाँ पे येजी को चैन की सांस आती है। उसको तो ये लग रहा था कि ये पिल यहाँ पे 100 टिकट पे आती होगी। उतने में गुआंगजू हम लोगों को बता देती है कि ये जो पिल है वो यहाँ पे 2000 टिकट पे आती है। और चंगजी जितना यहाँ पे सेंसिबल पर्सन है वो सीधा मना कर देता जब उसे पता चलता है कि ये पिल इतनी ज्यादा महंगी है, तो इसीलिए उसने यहाँ पे झूठ बोला। फिर इसके बाद चंगजी तो यहाँ पे मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सुअर भाई साहब को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे दंगल मचाए हुए थे। जितने भी यहाँ पे नमूने आए हुए थे वो उनको यहाँ पे सीधा 36 डिग्री का टॉर्चर दे रहे थे, उठा उठा के पटक रहे थे उन्हें। इसीलिए जो लीडर था वो आगे से कहता है स्पाइक से बच के रहो भाई, तुम्हें चोट लगती है, दर्द मुझे होता है। जिसके बाद वो यहाँ पे बॉस के ऊपर दोबारा अपनी गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तो फिर हम देखते हैं कि बॉस की एचपी धीरे धीरे करके 85% पे आ जाती है और तभी बॉस अपनी यहाँ पे सील को एक्टिवेट करता है, बेसिकली एट्रीब्यूट एबिलिटी जो भी बोल लो, जिससे यहाँ पे बॉस की जो आउटर स्किन है वो कुछ ज्यादा ही हार्ड हो जाती है। जितना ज्यादा हाई लेवल होगा उतना ज्यादा यहाँ पे हार्डनिंग यानी कि सख्ती का इफेक्ट बढ़ेगा। 10 मिनट के लिए ये हार्डनिंग स्किन रहेगी, जिससे यहाँ पे जो डैमेज था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसलिए जो लीडर था उसे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो यूज तो यहाँ पे बुलेट ही कर रहा था। जब यहाँ पे स्किन इतने ज्यादा ठीक है तो कहाँ से यहाँ पे बुलेट पियर्स करके स्किन के अंदर चली जाए। उतने में ही बॉस डायरेक्ट यहाँ पे लीडर की तरफ चार्ज करता है पूरी ताकत के साथ में। तो लीडर अभी भी वहां से हिलता नहीं है। ये कहते हुए कि मैं तुमसे नहीं डरता, तो मेरे निपटाने के बाद में तुम्हें जो सेक के खाऊंगा ना उसमें पूरा प्रोटीन मिल जाएगा। तो फिर लीडर हम लोगों को बता देता है कि ये उसका यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। उन लोगों ने इस तरीके की चीज कई बार यहाँ पे झेली है, इसलिए वो लोग किसी भी चीज से यहाँ पे डरते नहीं है और इस सुअर से तो क्या ही डरना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लीडर के जितने भी चिले थे वो सब एक साथ आ जाते हैं और एक साथ यहाँ पे पता नहीं इनमें से किसी के पास ये एबिलिटी है या फिर पता नहीं ये सभी मिलकर ये सील्ड बना लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ जाता है। ओके, तो इन लोगों के पास यहाँ पे सील एबिलिटी है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे एक ब्रोंज लेवल की आयरन वॉल बना पाते हैं, जिससे डिफेंस यहाँ पे 50% से इंक्रीज हो जाता है। इन सभी लोगों के पास शायद से यही एबिलिटी है। वो पास का जो चार्ट था वो यहाँ पे वॉल के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। वो चंगजी अपने मन के अंदर सोचता है मुझे लगा था ये लोग यहाँ पे हल्के फुल्के लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, ये लोग यहाँ पे टकरे बंदे हैं और उनकी वफादारी की तो क्या ही बात कही जाए। खैर चंगजी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसकी टॉप प्रायोरिटी इतनी समय यहाँ पे खजाना है। जिसके बाद वो यहाँ पे खजाने के पास में पहुंच जाता है। वो पे गुआंगजू ये जी से पूछती है कि ये ताला खोल भी पाएगा। एक नंबर का मुझे तो जुगावड़ी लगता है। ये जी आगे से बताता है कि वो खोलेगा। जब वो यहाँ पे बाहर की दुनिया में रहता था तो फिर उसने यहाँ पे इस तरीके के कई सारे यहाँ पे ताबूत खोले हैं। वो पे गुआंगजू ये जी से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि सेटलमेंट की बाहर की दुनिया कैसी रहती है? मैं आज तक कभी भी बाहर नहीं गई। जिसपे ये जी भी यही बताता है कि वो सिर्फ कुछ ही बार यहाँ पे बाहर जा पाया है और वो जब भी गया है तो वो सेफ एरिया के अंदर ही गया हुआ है। लेकिन चंगजी ने एक बार बताया था कि यहाँ पर जो दुनिया है वो पूरी तरीके से यहाँ पे लाइफ से भरी पड़ी है। बेसिकली वहाँ पे इंसान नहीं है लेकिन जानवर तो है ना। इसलिए गुआंगजू इसी बारे में सोचते हैं कि यहाँ पे चंगजी ने पता नहीं कौन सी दुनिया देखी है। हम लोग चंगजी को देखते हैं जिसने इजिली यहाँ पे लॉक पिक का इस्तेमाल करते हुए खजाने का ताबूत खोल दिया था। क्योंकि लॉक का जो स्ट्रक्चर था शायद से वहाँ पे बाहरी दुनिया के जो ताबूत थे उनके बराबर ही का था, इसलिए वो इतने जल्दी खुल गया। खैर चंगजी जैसा यहाँ पे उसे खोल के चेक करने वाला था कि अंदर क्या है, उतने में उसे एकदम भयानक शॉक वेव आती है। चंगजी जब उस तरफ देखता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि बॉस ने यहाँ पे अपने सेकंड एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, जिसका नाम हीट फ्लो कन्वर्जन था। अब इस एबिलिटी के अंदर यहाँ पे जो फिजिकल बॉडी रहती है वो अपनी फिजिकल पावर को कंज्यूम करती है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर से एयर फ्लो को रिलीज करता है, जो कि हीट वेव्स के अंदर बदल जाता है, जिनका टेम्परेचर 140 डिग्री तक जा सकता है। तो बॉस की जो एचपी थी अब वो यहाँ पे 41 तक आ चुकी थी। जिसके बाद बॉस यहाँ पे उन लोगों को छोड़ता है और चंगजी की तरफ देखता है और उसकी तरफ चार्ज कर देता है। तो चंगजी जल्दी से अपने वेपन्स को बाहर निकालता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे लीडर दोबारा अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए यहाँ पे बॉस के ऊपर दोबारा गोलियां बरसा देता है। चंगजी को लगा था कि धमाके की वजह से पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे निपट गया है, लेकिन हम लोग लीडर को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पे जिंदा था, बस घायल हो गया था। बाद में वो गोलियां बरसाते हुए चंगजी से यही बोलता है जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भाग जाओ, तुम्हारी एबिलिटी के अंदर नहीं है कि तुम इसको यहाँ पे हैंडल कर सको, बेफालतू में खुद को सेक्रीफाइस ना करो। हम लोग यहाँ पे पहले ही मारे जाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इसे हरा भी दे तो भी डंजन से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन तुम जल्दी भाग जाओ तो तुम सर्वाइव कर सकते हो। जिसके बाद वो सभी चंगजी से ये कहते हैं कि जल्दी जाओ और ये ना भूलना कि रेड स्कार ग्रुप ने तुम्हें यहाँ पे बचाया था। खैर इसके बाद चंगजी यहाँ से भागता नहीं है, बल्कि वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो दोबारा फायर एन्चांटमेंट का इस्तेमाल करता है और ये जी से कहता है हेल्प करो। तो फिर ये जी बाहर निकलता है, जो कि अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सीलिंग का इस्तेमाल करते हुए बॉस के मुंह के ऊपर यहाँ पे शॉट मारता है और उसके वीक पॉइंट को बताता है। और ये जी पीछे से अपने दोनों एरो
को यहाँ पे दोनों ब्लेड्स को बॉस के अंदर घुसा देता है। तो फिर उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे आग लग जाती है, जिसको देख के लीडर भी हैरान था कि इसने यहाँ पे इतनी इजीली एक 10th लेवल के बॉस को घायल कैसे कर दिया, वो भी सिर्फ ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करते हुए। इसने सिर्फ अपनी फर्स्ट स्किल का ही यहाँ पे यूज किया है। चेंगजी बॉस के ऊपर यहाँ पे दूसरा अटैक करने ही वाला था, उससे पहले ही बॉस आगे से दोबारा यहाँ पे हीट वेव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी बॉडी को यहाँ पे इतना ज्यादा गर्म कर लेता है कि चेंगजी उसके पास ही नहीं जा पाता, वो तुरंत यहाँ पे पीछे हट जाता है। चेंगजी को समझ में आ जाता है कि बॉस काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो यहाँ पे अपनी हीट वेव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है, ताकि वो यहाँ पे चेंगजी के पास आके ही यहाँ पे उसे खत्म कर दे। चेंगजी जितना ही यहाँ पे बॉस से दूर भागने की कोशिश करता, बॉस उसके ऊपर उतनी तेजी से यहाँ पे चार्ज करता। लेकिन तभी अचानक से बॉस के ऊपर यहाँ पे दोबारा गोलियां बरसने लगती है, जो कि और कोई नहीं यहाँ पे उनका लीडर ही कर रहा था। तो पहले लीडर चेंगजी से कहता है कि तुम्हें इस बिस्ट को खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। जल्दी से इसे खत्म करो और हमें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालो। तो चेंगजी आगे से अपने यहाँ पे गॉड सील को एक्टिवेट करता है, वही रिसेट डेवलपमेंट वाला, जिससे वो अपने एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे 300 गुना बढ़ा लेता है। जिसके बाद वो फायर एन्चांटमेंट का भी इस्तेमाल करता है और तेजी के साथ में बॉस के ऊपर यहाँ पे हमला करने को आगे बढ़ता है। जिसके बाद चेंगजी यहाँ पे येजी से पूछता है कि इसकी कमजोरी क्या है, जिसपे येजी आगे से अपनी एबिलिटी का ये इस्तेमाल करके उसे बताता है कि तुम यहाँ पे इसके लेफ्ट रिप के ऊपर हमला करो, वही इसका यहाँ पे वीक पॉइंट है। जिसके बाद ये स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसके लेफ्ट रिप के ऊपर हमला करता है, जिससे चेंगजी को समझ में आ जाता है कि यहीं पे ही हमला करना है। जिसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और चार्ज करते हुए लगातार बॉस के ऊपर यहाँ पे स्लैम्स मारने लगता है, लगातार रुकता ही नहीं है। येजी और गुआंगजू दोनों अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि चेंगजी जीतेगा या नहीं, लेकिन लोग चेंगजी को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही जोर लगा रहा था, और वो इसी तरीके से जोर लगाते हुए बॉस को उसकी यहाँ पे 0 एचपी पे ले आता है। जिसके बाद फाइनल स्लैश मार के वो बॉस को सक्सेसफुली यहाँ पे डिफीट कर देता है। इसके बाद ये दोनों भागते हुए जब चेंगजी के पास आते हैं, तो फिर चेंगजी यहाँ पे काफी ज्यादा घायल था, वो पूरी तरीके से जल चुका था, लेकिन वो उन लोगों से कहता है जिंदा हूँ, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। जिसके बाद वो रिकवरी मोड पे चला जाता है। जिसके बाद हमें इसका फार अहेड एट्रीब्यूशन दिखाया जाता है, जो कि इसके कंट्रीब्यूशन को डबल करके इसको लेवल अप करा देता है। अब ये लेवल 7 पे आ चुका है। इसके बाद इसे यहाँ पे नई एबिलिटीज मिलती हैं, जिनमें से 2 किसी काम की नहीं, क्योंकि ये उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करेगा। तीसरी थी यहाँ पे रेफरेंस 1, जिसके यहाँ पे इफेक्ट अननोन था। जिसके बाद दूसरे में हेडशॉट था, मेटल एवोल्यूशन था, और तीसरे में यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट था, जो कि यहाँ पे सीरीज का था। बोला ना इसकी सीरीज में आएंगे। चेंगजी सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ता है और आगे से सबको रिजेक्ट करते हुए रिफ्रेश 1 को चूज करता है। हमें इसके इफेक्ट के बारे में बताया जाता है, तो ये एक बार में जितने भी यहाँ पे कूल डाउन होंगे, बेसिकली जितनी भी एबिलिटीज उसके पास है, उन सभी के कूल डाउन को कम कर देगा। और हालांकि इसका खुद का कूल डाउन यहाँ पे 30 मिनट का है। चेंगजी अगर इसका इस्तेमाल अच्छे से करे तो फिर ये इसके लिए काफी ज्यादा बढ़िया कॉम्बैक्ट पावर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद दूसरे में वो यहाँ पे सोलो डेवलपमेंट को चूज करता है, जो कि यहाँ पे सीरीज वाला था। इसके चलते यहाँ पे चेंगजी के जितने भी एट्रीब्यूट थे वो सब यहाँ पे 50% से बढ़ जाते हैं, और दूसरे के अंदर वो यहाँ पे कुछ मिनट के लिए अपने एट्रीब्यूट को 450% से आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद चेंगजी छपरी को याद करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे लेवल 7 पे है, लेकिन इतना भी ज्यादा टफ नहीं रहेगा। अब इसीलिए मैं उसकी यहाँ पे 32 ही तोड़ सकता हूँ। उतने में पूरी की पूरी डंजन हिलने लगती है, तो इन लोग सोचते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो गुआंगजू उन लोगों को बताती है कि बॉस खत्म हो चुका है, इसलिए डंजन कोलैप्स होने वाली है, जिसके बाद ये गायब हो जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लीडर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे चेंगजी से कहता है कि मैं तुम्हारा उधारमंद हूँ, मेरा नाम कियांग मेंग है, आपसे तुम मेरे दोस्त हो। जिसके बाद ये लोग भी यहाँ से कट लेते हैं। ये चेंगजी से पूछता है कि तुम मिल सकते हो या नहीं, जिसपे चेंगजी आगे से बताता है कि वो लोग बड़ी आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। जब ये लोग बाहर थे तो फिर इन लोगों की नजर खजाने के ऊपर पड़ती है, तो गुआंगजू उन लोगों को बताती है कि उसके पास एबिलिटी है जिससे वो कई सारे आइटम्स को अपने साथ रख सकती है। एंड चेंगजी ने जो बोला था वो सबसे सही था कि ये अपनी स्कर्ट्स के अंदर आइटम इसीलिए निकाल पाती है क्योंकि इसके पास स्पेस पॉकेट कोई एबिलिटी होगी। खैर चेंगजी आगे से यहाँ पे उस वेपन को भी वापस कर रहा था जो कि गुआंगजू ने उसे दिया था, लेकिन गुआंगजू वेपन लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो वेपन तुम रख सकते हो। जिसके बाद वो बताती है कि येजी ने उसे सेटलमेंट के बारे में सब कुछ पहले से ही बता दिया है, और अब इन लोगों को यहाँ पे रास्ता अपना अलग करना है, क्योंकि ये लोग अब जाके यहाँ पे छपरी से भिड़ेंगे। गुआंगजू यहाँ से जाते हुए कहती है कि वो वादा करती है कि वो सही टाइम पे आ जाएगी उनकी मदद करने के लिए। जिसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। हम लोग चेंगजी और येजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे उसी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए छपरी के पास जा रहे थे। येजी एक बार चेंगजी से पूछता है कि तुम रेडी हो, जिसपे चेंगजी आगे से कहता है कि मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। जिसके बाद वो दोनों डंजन से बाहर आ जाते हैं, जिसको देख के छपरी बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग जिंदा वापस आ गए। खैर कोई फर्क ही कहाँ पड़ता है। जिसके बाद वो जिये से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ पे बाकी अवेकेंट्स के साथ मिलकर सेटलमेंट के खिलाफ में गद्दारी की है, इसलिए हमारे मैनेजर ने यहाँ पे एक ऑर्डर इशू किया है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे मार सकते हैं बिना किसी दिक्कत के किसी को भी जो सेटलमेंट के खिलाफ जाएगा। चेंगजी यहाँ पे ये जैसे कहता है कि जैसा कि तुमने बोला था कि तुम लोग सही मौके की तलाश में थे, और तुम्हारे यहाँ पे भेज जाने के बाद में वो लोग पक्का यहाँ पे अपनी शुरुआत कर देंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। जिसपे ये आगे से बोलता है कि हमें भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन लोगों को निपटा के बाकी लोगों के पास पहुंचना चाहिए, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। वहीं पे हम लोग छपरी को देखते हैं, जो कि उन लोगों से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार सकते हो। हमें इसकी ट्रीट के बारे में बताया जाता है, जो कि एक्सट्रीम स्पीड था, सील से एबिलिटी, वर्ड से एट्रीब्यूट, एब्रेड से अब यहाँ पे ट्रेड्स आ गया। अभी देखते जाओ गिरगिट की तरीके ये अभी कितने रंग बदलेंगे। खैर ये
उन लोगों से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम दो जिससे दो फूट ये हमें हरा भी सकते हैं। वहीं पे हम लोग चटपूजियों को देखते हैं, इनके पास कोई एबिलिटी नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन है। इन्हें अभी भी लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे चंगजी और येजू को निपटा सकते हैं। कॉन्फिडेंट देख रहे हो, इतना कॉन्फिडेंट मुझे चाहिए भाई अपनी जिंदगी में। इसके बाद ये लोग यहाँ पे उन दोनों की तरफ हमला कर देते हैं। ये कहते हुए तुम्हें लगता है कि तुम हमारे खिलाफ जीत सकते हो अपने छोटे मोटे वेपन्स के साथ में। उतने में जियांग आगे से यहाँ पे अपने वेपन बाहर निकालता है। ये कहते हुए काफी धीरे हो तुम लोग। जिसके बाद वो यहाँ पे इनकी गाजर मूरी की तरीके हजामत कर देता है। वहीं पे वो छपरी से कहता है बकैती कम करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फाइट करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वहीं पे छपरी के बगल में ये जो दो मुस्टंडे खड़े थे इनकी भी फट जाती है। ये भी ऑर्डिनरी हैं, इनके पास भी कोई खास एबिलिटी नहीं है। इन्हें भी समझ में आ जाता है कि अब दोनों हाथ घी में हैं। खैर छपरी यहाँ पे सबसे पहले इसी बारे में सोच रहा था कि ये इतने जल्दी मूव कैसे किया, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। तब इन्हें एक और झटका लगता है क्योंकि डंजन अब यहाँ से गायब हो रही थी, इसलिए पोर्टल भी गायब हो रहा था। जिससे छपरी और भी ज्यादा हैरान, क्योंकि डंजन तभी गायब होती है जब यहाँ पे बॉस मरता है। जिससे छपरी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया है, किसी तीसरे बंदे ने बॉस को मारा है और इन लोगों को उससे यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला है। इसके बाद ये अपने आप ही अंधी लगाते हुए बोलता है कि इसका लेवल 2 होगा और इसका लेवल 3 होगा। ये भाई वही है जो कि यूट्यूब से सस्ता कोर्स देख के डायरेक्ट ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और बोलते हैं एक दिन में पैसा डबल। इसके बाद ये ओवर कॉन्फिडेंट में आके चेंगजी से कहता है कि तुम लोग बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल लोगों को हरा सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम धनिया कंपनी हो, साले चाय कंपनी होता है। तो तुम लोग जियो को देखते हैं और इसका लेवल भाई अलग ही चल रहा है। ये यहाँ पे छपरी से कहता है तुम्हें लगता है किसी और ने बॉस को मारा है, तो फिर तुम पूरी तरीके से गलत हो, मैंने बॉस को मारा है। इस पे चंगजी यहाँ पे जिये की तरफ बिल्कुल ऐसा देखता है, आर यू श्योर ब्रदर? तो ये आगे से चीखते हुए कहता है भाई बस एक पल के लिए कूल बन जाने दे। वहीं पे हम लोग छपरी को देखते हैं और ये इस बात के ऊपर यकीन कर लेता है। इस पे तो मैं दोबारा बोलूंगा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और ये अपने मन के अंदर सोचता है अगर यहाँ पे जिये ने बॉस को मारा है तो फिर जिये का लेवल हायर होगा चेंगजी के मुकाबले। और अगर ये लोग पहला हमला यहाँ पे कमजोर चेंगजी के ऊपर करते हैं तो फिर इन लोगों के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं बता रहा हूँ इसका दिमाग मेरी बहन के घुटने वाले दिमाग से भी कम है, गारंटीड। वहीं पे हम लोग येजे को देखते हैं और ये फेंके जा रहा है। ये आगे से कहता है तुझे पता है कि मैंने आज कौन सा यहाँ पे ट्रेड को अवेकन किया, गोल्ड ट्रेड। आज तो तेरा मरना तय है। और ये इतने कॉन्फिडेंट के साथ में बोल रहा था कि ये लोग मान भी लेते हैं। इसलिए छपरी यहाँ पे दोनों मुस्टंडों से कहता है कि तुम लोग जाओ और जाके जिये को संभालो, तब तक मैं चेंगी को निपटा के आता हूँ। इस पे ये दोनों भी ऑर्डर फॉलो करते हैं, नहीं तो यहाँ पे वही इन्हें पेल देगा। हालांकि फटी इनकी भी थी कि साला छपरी यहाँ पे कमजोर को मारने के लिए निकल गया और हमको ताकतवर से भिड़ा गया। वह भेजिए तुम दबा के भाग लेता है। ये कहते हुए कि चेंगजी तुम हैंडल कर लेना, मैं चला भाई। इसके बाद हम लोग छपरी को देखते हैं जो कि अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए चेंगजी के ऊपर एकदम दुगनी ताकत से हमला करता है। लेकिन चेंगजी ने जब काउंटर अटैक किया था तो फिर उसके अटैक की जो फोर्स थी वो काफी ज्यादा हैवी थी। छपरी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कर कैसे सकता है। इसका लेवल ज्यादा से ज्यादा 4 होना चाहिए था और 4 लेवल के पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद ये अपने ट्रेड को एक्टिवेट करता है, बेसिकली एबिलिटी एट्रीब्यूट जो भी बोल लो, जो कि था एक्सट्रीम स्पीड, जिससे इसकी रफ्तार यहाँ पे 30% से बढ़ जाती है। तो ये और भी ज्यादा हवाई बन जाता है और मन के अंदर सोचता है कि अब तो चेंगजी से छू ही नहीं पाएगा। अब तो ये अमिताभ बच्चन वाला तूफान बन चुका है। ऑफ कोर्स तुमने ये मूवी देखी ही होगी, नहीं देखी तो तुम्हारा जीवन खराब है भाई। काला कपड़ा और भगवा कलर का अंगोछा था ना वो, और क्रॉसबो इस्तेमाल करते हुए आंधी आ जाती थी। खैर इसके बाद ये हवाइयों में इसी तरीके से स्लैश मारते रहता है, लेकिन चेंगजी हर एक हिट को यहाँ पे इजिली ब्लॉक कर ले रहा था। इसलिए इसका पानी निकले जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये है तो लेवल 4 पे ही ना ज्यादा से ज्यादा, ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। खैर इसके बाद चेंगजी आगे से अपना दुखड़ा रोना शुरू करता है। ये कहते हुए कि हर बार जब भी तुम मेरे घर के अंदर आते तो तुम हमेशा परेशानी खड़ी करते थे। जब से मेरी बहन मुझे छोड़ के गई तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मुझे मारा पीटा, मेरे जितने भी रिसोर्स कूपन थे उन्हें भी छीन लिया और मुझे यहाँ पे भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। और मुझे शुरुआत से ही पता था कि तुम सिर्फ यहाँ पे अवेकनिंग स्टोन के लिए आ रहे थे, तो मुझे छीनना चाहते थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो अवेकनिंग स्टोन मेरे लिए क्या मायने रखता है? जिसपे आगे से कहता है कुछ भी रखता हो भी, मुझसे क्या, मेरे लिए तो रिसोर्स ही था। उतने में चेंगजी स्लैश को डॉज करता है और आगे से बताता है वो अवेकनिंग स्टोन चेंगजी के लिए एक उम्मीद था, जो कि एक आखिरी उम्मीद थी जो उसकी बहन उसे छोड़ के गई थी अपने बदले में। जिसके बाद ये अपनी सभी ट्रेड्स को यहाँ पे एक्टिवेट करता है और स्लैश मारते हुए कहता है ये स्लैश उन सभी नफरत को अपने साथ लेके चल रहा है जो 3 साल तक अब तक वो झेल रहा था। ये वही नफरत है जो कि यहाँ पे चेंगजी वापस लौटा रहा है, उस चीज को चुराने की कोशिश करने के लिए जो उसकी बहन उसे छोड़ के गई थी। इसके बाद चेंगजी सीधा छपरी के ऊपर एक तगड़ा स्लैश मारता और एक स्लैश के अंदर ही, और स्लैश की इंटेंसिटी देख के ही छपरी को समझ में आ जाता है कि उसका राम राम सत्य है। जिसके बाद चेंगजी स्लैश मारता है ये कहते हुए कि ये वो सारी बेइज्जती और सब कुछ का बदला है जो तुम मुझसे लेना चाहते थे। और एक स्लैश के अंदर ही छपरी की सारी आत्मा बाहर निकल जाती है कि चेंगजी ने एक बार में ही इसकी मुंडी उड़ा दी थी और बाद में उसकी मुंडी के साथ फुटबॉल खेल के उसकी मुंडी नीचे गिरा देता है। ये कहते हुए कि इतने सभी सालों की बेइज्जती और सब कुछ का ये बदला है आज जो तुम्हें पे बैक मिल रहा है। उतने में दो मुसलमानों को समझ में आ जाता है कि अगला नंबर उनका ही है, तो वो भागने वाले थे। उतने में चेंगजी नजर उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है तो वो उनसे कहता है तुम भी दे साले। जिसके बाद वो अपनी वेपन को यहाँ पे बूमरैंग की तरीके छोड़ता है तो वो उड़ते हुए जाके यहाँ पे उन दोनों की मुंडी के ऊपर लगता है और ये भी उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो वापस घूमते हुए चेंगजी के पास में आ जाता है। अगर तुम यही सोच रहे हो कि बड़ी जल्दी मार दिया भाई
है इन्हें, तो भाई ये जल्दी में ही है। और तुम्हें पता है चाइनीज ऑथर यहाँ पे कभी भी रिवेंज को इतना हाईली नहीं दिखाते, अल्टरनेटिव वो कुछ ज्यादा ही डीप हो। खैर चेंगजी का बदला यहाँ पे खत्म हुआ और ये जो उसे कही रहा था कि बढ़िया था, उतने में उसकी नजर यहाँ पे छपरी की पॉकेट के अंदर कुछ पड़ती है। तो चेंगजी उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये पियरल ब्रेसलेट है और ये जो उस ब्रेसलेट को देख के पहचान जाता है कि ये उसकी मदर का है। इसकी बदनों तेजी के साथ में सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो पीएजी चेंगजी को बता रहा था कि ये नेकलेस उसकी मदर का कुछ ज्यादा ही फेवरेट है, तो वो ये किसी को भी नहीं देंगी। वो पीएजी अपनी मदर के बारे में ही सोच रहा था कि वो तो सेफ रहे। तो चेंगजी उससे कहता है चिंता ना करो, आंट जंग यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ होंगी। इस पे ये उसे पूछता है कि तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो, और वो मन के अंदर सोचता है कि चेंगजी कुछ भी फालतू में नहीं बोलेगा, उसने यहाँ पे पूरी तरीके से अंदाजा लगाया होगा। तो इस पे चेंगजी आगे से अपना अंदाजा बताता है, ये कहते हुए कि उनका सेटलमेंट कुछ ज्यादा ही पॉपुलेटेड है, जिसके लिए यहाँ पे जो वुमन है उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ताकि वो लोग यहाँ पे पॉपुलेशन को मेंटेन रखे। वही भाई फर्टिलिटी रेट, अब अगर वुमन ही नहीं होंगे तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे, और क्योंकि आंट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हेल्थी है, तो यू नो दैट व्हाट डज दैट मीन। इसलिए अंकल लियो भले ही पकड़ लिएगा हो, लेकिन आंटी सेफ रहेंगी। इसको सुन के ये आगे से कहता है, साले तेरी बातें सुन के मुझे और ज्यादा चिंता होने लगी है। खैर इसके बाद ये लोग सेटलमेंट के अंदर आ जाते हैं, तो फिर इनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है और ये लोग डायरेक्ट ऑफिस की तरफ ही जा रहे थे क्योंकि वहीं पे ही बवाल हो रहा होगा। उतने में यहाँ पे कुछ लोग इन्हें अपनी तरफ बुला लेते हैं, जिनमें से ये लड़की वही लड़की है जिसके पीछे यहाँ पे ये दीवाना हुए पड़ा है, साओयू। खैर साओयू यहाँ पे उन दोनों को बताती है कि अंकल लियो और कुछ लोग सीधा ऑफिस की तरफ गए और वहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी है। और एक चश्मिश आगे से बताता है कि कई सारे लोग सिर्फ लड़ाई देखने के लिए गए हुए हैं और ऐसा लगता है कि अंकल लियो और उनके जितने भी साथी हैं वो लोग यहाँ पे हारने वाले हैं। वह भी आगे से ये भी बता देते हैं कि छपरे के कुछ लोग तुम्हें पकड़ने के लिए गए हुए हैं, जल्दी यहाँ से भाग जाओ नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। इस पे ये उन लोगों से कहता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या? तो इनमें से कुछ लोग आगे आते हुए बताते हैं कि उसके पेरेंट्स यहाँ पे हीरो हैं, लेकिन वो लोग यूजलेस हैं, वो उनके साथ जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तो आजादी क्या घंटा मिलेगी तुम्हें? मैनेजर फांडाओ और उसके जितने भी चेले हैं वो सभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये इम्पॉसिबल है कि हम जैसे ऑर्डिनरी लोग उनको यहाँ पे हरा सकें। तो इसके बाद ये लोग ये बताते हैं कि जैसे ही तुम्हारे फादर को पता चला कि तुम डंजन के अंदर भेज दिए गए हो, तो वो अपने लोगों के साथ मैनेजमेंट ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन डाओ और उसके आदमी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लोग बहुत ही जल्द हारने वाले हैं। तो यहाँ पे ये से कहती है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम भी लोग पकड़ लिए जाओगे। इस पे ये आगे से कहता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो वो ऐसे कैसे भाग सकता है, वो भले ही मारा जाए तो वो उनके साथ में मारा जाएगा। वही पे वो चेंगजी से कहता है कि तुमने यहाँ पे जाओजी को मार दिया है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, वही छपरी, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके अपनी बहन को ढूंढो, ये जगह तुम्हें और ज्यादा फायदा नहीं देगी। इस पे चेंगजी आगे से इमोशनल लाइन बोलता है, ये कहते हुए कि तुम लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है भाई, तुम्हारे फादर ने मेरी हमेशा मदद की और तुम्हारी मदर ने मुझे हमेशा अपने बेटे के तरीके पाल पोस के बड़ा किया है। 3 साल पहले मेरी बहन यहाँ से चली गई थी या फिर उसे ले गया गया था, जब भी जाओजी मुझे परेशान करता, सॉरी छपरी मुझे परेशान करता और मुझे लूट लेता। अगर तुम्हारी फैमिली ने मुझे खाना न खिलाया होता तो मैं कब का मारा जाता, और अगर मैं ऐसे समय में यहाँ से चला गया तो फिर क्या मैं इंसान नहीं कहलाऊंगा, मेरा मैटर भी है ये। तो फिर ये दोनों दोबारा यहाँ पे ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे जरूरी मामला है कुछ। क्या बोलो भाई, तुम्हें भी समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहिए। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे येजी के फादर और उनके जितने भी साथी थे उनको देखते हैं और ऑफ कोर्स इन्हें मार कूट के बांध दिया गया था और लटका दिया गया था। और फिर हम लोग डाहो को देखते हैं जो कि यहाँ का मैनेजर भी है और उसी के पैरों के पास में यहाँ पे येजी की मदर पड़ी हुई थी। वही पे डाहो उन लोगों से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे बेवकूफ लोग मुझे यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं? जिसपे येजी के फादर आगे से कहते हैं कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और सेटलमेंट के अंदर और भी कई सारे लोगों को, और तुम मेरे बेटे के पीछे भी जा रहे हो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुमने मुझे फोर्स किया है ये सब कुछ करने के लिए। जिस पे डाहो येजी के फादर से कहता है, तुमने एक बेटा खोया है तो फिर एक और क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारे सारे भाई यहाँ पे अवेकन है और उनकी वाइफ भी ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम बोलो तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी वाइफ को ले लूंगा। नीचे से येजी की मदर बोलती है, पकौड़ा, यू नो दैट व्हाट डज दैट मीन, लगा दो बस। डाहो साइड में इन्हें फेंक देता है, ये कहते हुए, ठीक है भाई, अगर तुम्हें मेरी दया नहीं चाहिए तो फिर तुम सभी लोग मरोगे। इस पे येजी के फादर आगे से चीखते हुए कि उसके साथ क्या करता है, मेरे साथ करना, तेरे अंदर हिम्मत है तो। जिस पे डाहू आगे से बोलता है, ऑफ कोर्स, जिसके बाद मैं तुम्हारी बीवी के पास में जाऊंगा। जिसके बाद ये अपने पास से 2 कंचे बाहर निकालता है, इनके साथ में कंचे खेलता था। और भाई तो ये दो तो निकाला कहाँ से, मुझे पहले ये बता। खैर इसके बाद ये इन दोनों कंचों को सीधा यहाँ पे येजी के फादर की तरफ फेंकता है। ऑफ कोर्स इनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये अगर ये टकराएंगे तो येजी के फादर सीधा ऊपर जाएंगे। वहीं पे येजी के फादर कुछ ज्यादा ही फिलोसफी कर रहे हैं, पिक्चर ज्यादा देखते होंगे। वो आगे से बोलते हैं, चिंता ना करो हनी, हम दोनों अगले जन्म में दोबारा जरूर मिलेंगे। उतने में हम लोग येजी को देखते हैं जो कि अपने वेपन को दोबारा बूमरैंग की तरीके फेंकता है, जो कि दोनों कंचों को साइड में फेंक देता है। जिसके बाद ये वापस येजी के पास में चला जाता है। मुझे ये बताओ, ये बंधा हुआ है या किसी तार से? साला ये बूमरैंग की तरीके वापस कैसे जा रहा है, वो भी 2 कंचों से टक्कर खाने के बाद में। खैर इसके बाद ये दोनों यहाँ पे डाहू से कहते हैं कि हम तो हर जिंदगी खातिर आवा बाड़ी। वही पे येजी को देख के येजी की मदर और फादर दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं, ये जिंदा है, ये जिंदा है। वही पे डाहू भी अपने मन के अंदर ये सोचता है, ये जिंदा है।
येजी के फादर उन दोनों से कहते हैं अगर तुम दोनों जिंदा हो तो फिर यहाँ पे क्यों आए, जल्दी भाग जाओ यहाँ से। जिसपे येजी आगे से अपनी एबिलिटी यूज करते हुए बताता है कि वो लोग यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद ये अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे डाहो के ऊपर हमला करता है, ये कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स को छूने की, मैं तेरी जान ले लेगा री। डाहो उसको इजिली यहाँ पे डॉज कर लेता है और उसके पीछे जो चेला था वो इजिली उस पत्थर को काट देता है। वहीं पे डाहो उन दोनों से कहता है तुम्हें क्या लगता है भी तुम लोग अवेकन करने के बाद में भगवान ही बन गए, जितने चाहे उतने लोगों को पीट दो। और डाहो तुझे क्या लगा भी, ये वाली बात इनको नहीं पता, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे उस पत्थर के अंदर स्मोक बॉम्ब को डाला था। जैसे वो स्मोक बॉम्ब यहाँ पे फटता है तो फिर हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। डाहो को समझ में आ जाता है कि ये लोग पैंटिगिली कर सकते हैं, तो वो उन सभी लोगों से कहता है कि अलर्ट हो जाओ और जो अवेकन वन है उन्हें बिल्कुल भी रेस्क्यू होने ना देना, नहीं तो वो लोग हमारी फील्डिंग सेट कर सकते हैं। उतने में ही चंगी तेजी के साथ बाहर निकलता है जो कि डायरेक्ट डाहू के ऊपर ही हमला करता है, ये कहते हुए तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पे है। वहीं पे चंगजी हमला करते हुए इसी बारे में सोचता है कि अगर वो यहाँ पे डाहू को खत्म कर दे तो फिर जितनी भी परेशानी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वहीं पे डाहू आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे वर्दी भी हो अपोनेंट बनने के लिए, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे डाहू का चूजा आ जाता है जो कि इजीली यहाँ पे चंगजी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे ढकेल देता है। इसके बाद चंगजी हम लोगों को बताता है कि डाहू जिस बंदे के ऊपर भरोसा करता है यहाँ तक कि छपरी से भी ज्यादा, और छपरी के बाद ये जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है यहाँ पे वो ये बंदा है जो कि है जियांग कुन। हमें इसका लेवल बताया जाता है जो कि 9 है और इसकी जो स्किल है वो है मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली अपने 2 अवतार बना सकता है जिनमें से हर एक अवतार के पास यहाँ पे 70% पावर होगी जो कि ओरिजिनल पावर ओनर के बराबर होगी। पावर के अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो क्लोन बनेगा उसके पास 70% पावर रहेगी ही रहेगी, और साथ में यूजर अपनी जो 100% पावर इस्तेमाल करे वो अपनी करे। और इसी वजह से यहाँ पे जो कुन है उसकी जो रेपुटेशन है वो कुछ ज्यादा ही फेमस है। बाय द वे सेटलमेंट के अंदर इसने यहाँ पे आग मूत रखी थी, जिसको चाहे उसको पील दो, जिसके चाहे उसके हाथ पैर तोड़ दो, और कई सारे तो इसके हाथों मारे गए थे। इसके भी पाप का घाड़ा बढ़ चुका है और इसकी तो किस्मत इतनी खराब है कि ये ड्रम भी नहीं लगा सकता है नीचे हमारी तरीके। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पे क्लास मारते हैं। तो पे जियांग कुन चंगजी से पूछता है तू है कौन भी जिसने मेरे अटैक को इजीली ब्लॉक कर लिया। इस पे चंगजी आगे से लाइन मारते हुए कहता है गेट आउट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और वैसे भी जो मेरे हाथों मरने वाला है उसे ये जानने की जरूरत नहीं है। और तब जाके जियांग कुन को पता चलता है कि ये तो वही फेमस बंदा है जिसने यहाँ पे अवेकनिंग स्टोन के बदले अपनी बहन को बेच दिया था। जाओजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि साला वो आज तक कभी यहाँ पे अवेकनिंग स्टोन ढूंढ ही नहीं पाया। इसके बाद चंगजी के ऊपर स्लैश मारता है तो चंगजी आगे से फायर एन्चांटमेंट एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर भी यहाँ पे स्लैश मारता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में टकराते हैं और दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। वहीं पे इस हरामी को ऐसा लगता है कि इसकी बातों से यहाँ पे चंगजी भड़क गया है। भड़क तो वो गया था लेकिन इतना भी नहीं, जिसके बाद अगले ही पल चंगजी इसके ऊपर दोबारा हमले करता है तो इसकी फटने लगती है, क्योंकि चंगजी के अटैक पैटर्न के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया था, यानी कि इसकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। इसके बाद चंगजी इसको ही ओवर पावर करने लगता है और इसे समझ में आ जाता है कि अगर इसने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर नीचे की चट्टी सर पे पहननी पड़ सकती है। इतना ज्यादा माहौल इतना खराब है आजकल। इसके बाद अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली एबिलिटी को अवेकन करता है, और मैंने इसकी एबिलिटी के बारे में पहले ही बता दिया है। ये अपने 2 शैडो बनाता है जिनके साथ वो यहाँ पे चंगजी के ऊपर हमला करता है और खुद पीछे छुप जाता है ताकि स्नीक अटैक कर सके। चंगजी को परेशानी हो रही थी एक साथ 3 बंदों के साथ भिड़ने में। वो यही सोच रहा था कि जल्दी से एक को निपटा के यहाँ पे कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। उतने में ये उसे बताता है कि उसने बाकी लोगों को बचा लिया है और थोड़ी देर में वो लोग मदद करने के लिए आएंगे। इस पे चंगजी आगे से बताता है कोई जरूरत नहीं है मदद करने की, जाओ और जाके सीधा डाहू को निपटा दो, इसके बाद बाकी लोगों को बचाओ और यहाँ से निकलो, तब तक मैं इसे टोपी वाले को निपटाता हूँ। इस पे जियांग कुन लोगों से कहता है अगर तुम्हारा प्लान यहाँ पे अवेकनर्स को रेस्क्यू करना, जिसके बाद अपने विनिंग चांस को बढ़ाना है, तो फिर तुम लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हो। इससे चंगजी को समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने कुछ किया है यहाँ पे येजी के फादर और बाकी लोगों के साथ में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि येजी के फादर और बाकी सभी लोग आगे से खून की उल्टी करने लगते हैं। इनको दी गई थी मीठी गोली लेकिन जहरीली, जिसे चंगजी को समझ में आ जाता है गई भैंस पानी में। उतने में डाहू यहाँ पे आता है जो कि उन लोगों से कहता है तुम्हें क्या लगता है भी सालो इतने सालों से मैं यहाँ पे हूँ, ये सब तरीके पुराने हैं। इसके बाद वो चंगजी से कहता है कि जब तुम लोग डंजन के अंदर गए थे तो फिर यहाँ पे जो छपरी था वो तुम लोगों के पास एक टेस्ट की तरीके था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी उसे पास कर लोगे। इसके बाद वो कुन से कहता है कि मैंने तुम्हें एक बंदे के बारे में बताया था ना जो कि सेटलमेंट के बाहर रह के भी काफी अच्छे से रह रहा था और उसके पास कई सारी स्किल्स हैं। अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। इसके बाद वो कहता है कि अपने क्लोन्स को वापस बुलाओ, उसे यहाँ पे चंगजी के साथ में बात करनी है। जिसके बाद वो चंगजी से कहता है कि तुम्हारे पास बुद्धि है तो अच्छे से सुनो, जिये की फैमिली का तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, उसने जो गद्दारी की है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अपने वेपन चुपचाप नीचे फेंक दो, जिसके बाद छपरी की पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। तो येजी भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि चंगजी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उन्हीं लोगों का प्लान था कि वो लोग यहाँ पे सभी को रेस्क्यू करेंगे और सेटलमेंट को बचाएंगे। अभी के लिए वो लोग सिर्फ यहाँ पे चंगजी के ऊपर एक बोझ की तरीके हैं और कुछ भी नहीं। और अगर वो लोग यहाँ पे चंगजी को फोर्स करेंगे उसके साथ टिकने के लिए तो फिर वो आखिर में मारा ही जाएगा बेफालतू में। तो फिर जिये के फादर भी जिये से ये कहते हैं कि चंगजी को यहाँ पे इन्वॉल्व ना करो अपने फैमिली मैटर के अंदर, ये उनकी परेशानी है। इस पे जिये आगे से कहता है उसे पता है कि क्या करना है। जिसके बाद वो चंगजी से यही बोलता है कि अपने वेपन फेंक दो, हमारे साथ घसीटे जाने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। वी डोंट
डोंट ब्लेम यू ब्रदर। वहीं पे ये मन के अंदर यही सोचता है कि चंगजी अपने वेपन नीचे कर दे तो ही सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। वहीं पे डाहू अपने मन के अंदर यही सोचता है कि यहाँ पे चंगजी एक सर्वाइवर है, उसे अच्छे से पता है कि एपोकलिप्स के अंदर सर्वाइव कैसे करना है। अगर चंगजी ने यहाँ पे सर्वाइवल को चूज किया तो वो चुपचाप यहाँ पे अपना सर नीचे करेगा और वेपन फेंक देगा, जिसपे चंगजी आगे से चीखते हुए कहता है, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो भाई, अपने भाई को धोखा दे के अपने दुश्मन के साथ हाथ मिला लेना, ऐसा थोड़ी ना करूंगा मैं, ऐसे थोड़ी ना मेरी बहन ने मुझे बड़ा किया है। इसके बाद वो डाहू के चेलों की तरफ दौड़ान लगा देता है, ये कहते हुए कि मुझे बस इन लोगों को खत्म करना है, इसके बाद हम सभी लोग यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। जैसे येजी और उसके फादर का तो यहाँ पे पानी निकल जाता है, इतना ज्यादा यहाँ पे अटूट विश्वास देख के। तो फिर डाहू आगे से बोलता है, ये तो बेवकूफ निकला भाई, खत्म करो इसको भी। इसके बाद जियांगुन आगे बढ़ जाता है चंगजी को निपटाने के लिए, ये कहते हुए इसका सर मैं पर्सनली लेके आऊंगा। जिसके बाद वो चंगजी के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। चंगजी आगे से कहता है, बढ़िया चीज है, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। जिसके बाद ये अपने सेल्फ डेवलपमेंट वाले ट्रेड को एक्टिवेट करता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ 30% से बढ़ जाती है 1.5 मिनट के लिए। जिसके बाद ये जियांगुन को बराबर की टक्कर देने लगता है, टक्कर क्या देने लगता है, उसे ओवर पावर करने लगता है, इससे जियांगुन की भी फट जाती है। वो मन के अंदर सोचता है कि अचानक से इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गई और ये इजीली मुझे ओवर पावर कैसे करे दे रहा है। इसका टिप तो यहाँ पे ये था ना, जिससे अपनी ब्लेड को यहाँ पे इग्नाइट कर सकता है, कहीं इसने मुझे चूरन तो नहीं दे दिया, ताकि क्रिटिकल मोमेंट पे ये अपनी स्ट्रेंथ वाले ट्रेड का इस्तेमाल करके मुझे एक बार में ही खत्म कर सके। लेकिन इसके बावजूद इतना काफी नहीं है जियांगुन को निपटाने के लिए, उसके दो यहाँ पे क्लोन भी हैं जो कि उसकी मदद कर रहे हैं। भले चंगजी की स्ट्रेंथ बढ़ गई हो, लेकिन इसके बावजूद वो भी जियांगुन का मुकाबला नहीं कर सकता। उतने में दोनों साइड चंगजी के ऊपर हमला करते हैं, तो चंगजी जल्दी से पीछे हट के डॉज करता है और चंगजी के लिए यही परेशानी बन रही है। अगर यहाँ पे जियांगुन के क्लोन ना होते तो अब तक वो उसे निपटा चुका होता और चंगजी से निपट पाता। उतने में ही परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो बाकी लोग थे अब वो उसके ऊपर यहाँ पे अपने क्रॉसबो से शूट करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसके ऊपर हमला करो, वो हवा में है, उसके पास डॉज करने का कोई भी तरीका नहीं है। इसके बाद वो सभी यहाँ पे चंगजी के ऊपर अपने क्रॉसबो से हमला करते हैं, तो चंगजी जल्दी से अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी एरोस को डिफ्लेक्ट करता है और हमें बताता है कि ये लोग साले अवेकेंड नहीं है, लेकिन वेल ट्रेंड है, इसलिए इजिली ये लोग निशान लगा सकते हैं और इनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ऊपर से बीच हवा में होने की वजह से वो यहाँ पे ब्लॉक भी नहीं कर सकता। इसके बाद ये लोग यहाँ पे एरो को बरसाया जा रहे थे जैसे कि बरसात हो, और आगे से बोले थे कि आंखों के ऊपर निशान लगाओ, आंखों के ऊपर नहीं, हाथ के ऊपर लगाओ। और चंगजी की तरफ 2 एरो आ रहे थे और साथ ही में उसके शैडो क्लोन। अगर चंगजी यहाँ पे अपने वेपन को फेंके और उन्हें निशाना बनाए तो फिर वो डिसएडवांटेज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जियांगुन उसके ऊपर हमला कर देगा। लेकिन उतने में ही हम लोग यहाँ पे येजी को देखते हैं, जो कि अपने स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए उन एरोस को बीच में डिस्टर्ब कर देता है और चंगजी से कहता है कि अगर हम उन्हें पहले मार दे तो फिर हम लोग यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। इसके बाद वो स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करता है और चंगजी को बताता है कि उनके ऊपर हमला करो, उनकी पूरी बॉडी वीक पॉइंट से भरी पड़ी है। तो मजे की बात ये थी कि ये कोई नॉर्मल स्मोक बॉम्ब नहीं था, पता नहीं इसके अंदर कुछ तो यहाँ पे येजी ने मिलाया था भाई, इस वजह से इनकी आंखें जल रही थी। जियांगुन कहता है कि साले को निपटा दो, नहीं वो इसी तरीके से यहाँ पे मस्ती करता रहेगा। जिस पे वो आगे से बोलते हैं, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग शट डाउन मोड पे जा चुके हैं, आंखें जल रही है हमारी। चंगजी अपने मन के अंदर सोचता है कि हरामी से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, लेवल अप तो जल्दी नहीं हुआ, लेकिन पर्सनालिटी के हिसाब से कई सारे ट्रिक्स ये दबा के बैठा है अपने नीचे। कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी तरकीबें भी कभी भी काम में आएंगी। खैर उतने में यहाँ पे जियांगुन के 2 क्लोन तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं चंगजी के ऊपर हमला करने को। चंगजी अपने मन के अंदर यही सोचता है, अगर वो इनके ऊपर हमला करे तो फिर इनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी धीरे हो जाएगी। इसके बाद वो क्लोन के ऊपर स्लैश तो मारता है, लेकिन क्लोन की स्पीड के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। साले साइडों के बने हुए हो, कहाँ से डिफरेंस आएगा। चंगजी को ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर वो दूसरी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है और वो क्लोन को सेंटर से काट देता है, जिससे वो क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और क्लोन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से यहाँ पे जियांगुन की जो रियल बॉडी थी उसे यहाँ पे डैमेज हुआ था। तो वो आगे से कहता है, तुमने मेरे क्लोन के साथ में क्या किया। जिससे चंगजी को यहाँ पे एक और एबिलिटी के बारे में पता चल जाता है कि क्लोन को निपटाने से ओरिजिनल ओनर को यहाँ पे दिक्कत होती है। खैर इसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है, नहीं तो वो डिसएडवांटेज के अंदर आ जाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पे बेफालतू के लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो भी उसे परेशान कर रहे थे। तो चंगजी कोई भी नरमी ना दिखाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता और इतनी तेजी के साथ बढ़ता है कि बीच से इन लोगों के 2 टुकड़े करते हुए निकल जाता है। ये कहते हुए ये जो हराम का खा रहे थे ना, ये किसी और का हिस्सा था, वो तो चुकाना ही पड़ेगा ना। इसके बाद जियांगुन चंगजी के सामने आ जाता है और पीछे से उसका शैडो यहाँ पे चंगजी को भागने नहीं देता। इसके बाद जियांगुन चंगजी से कहता है कि आप कहाँ भागेगा, और ये मन के अंदर सोचता है कि अगर इसने चंगजी का खेल जल्दी नहीं बजाया तो फिर अगला नंबर इसका ही लगेगा। इसके बाद जियांगुन का शैडो जल्दी से चंगजी के ऊपर हमला करता है, तो चंगजी जल्दी से पीछे मुड़ के यहाँ पे उसे डॉज करता है और उतने ही टाइम पे जियांगुन उसके ऊपर हमला कर देता है, तो चंगजी उसको भी ब्लॉक करता है और इतने में ही उसका जो इफेक्ट था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई थी, वो खत्म हो जाता है। जिससे यहाँ पे जियांगुन को लगता है कि अब फंस गई मछली है जाल में, अब खाएगी वो मार मेरे ताल में। जिसके बाद वो चंगजी के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम लेवल 10 पे नहीं हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही वर्ड एटीट्यूड है, देखते हैं कि तुम मेरी ब्लेड को कैसे ब्लॉक करते हो। और उसकी तुम मुस्कान देखो कितनी बड़ी, इतने लोंडे तब खुश नहीं होते जब लड़की पहली बार सामने से मैसेज कर दी। उतने में ही जियांग अपने दूसरे एटीट्यूड को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते इसके जितने भी इफेक्ट है उन सभी की यहाँ पे जो ड्यूरेशन स्ट्रेंथ सब कुछ था वो यहाँ पे 150% से बढ़ जाता है, सॉरी 450। इसके बाद चंगजी इजिली यहाँ पे दोनों ही ब्लेड्स को तोड़ देता है, जो कि शैडो और जियांगुन के पास
में थे। इसे जियांग की फटी और उसे भागने तक का मौका नहीं मिलता। वो सोच ही रहा था कि ये क्या हो गया, उतने में ही चेंगजी उसके ऊपर दूसरी स्ट्राइक मारता है और एक बार में ही शैडो के साथ साथ उसके भी बीच से दो टुकड़े कर देता है। और अभी तक ऑथर ने बताया नहीं है कि यहाँ पे प्लेयर्स को यानी कि अवेकन वंस को मारने के बदले में एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं या नहीं, लेकिन विंडो बार बार बता रहे थे कि ये बंदा मारा गया है। इसे सेटलमेंट के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि चेंगजी ने इजीली यहाँ पे जियांगकुन को मार गिराया, उसे हरा दिया। यहाँ तक कि डाहू भी हैरान हो जाता है और उससे कहता है तुमने सच में ये कर दिखाया। जिसके बाद चेंगजी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगला नंबर तो हार बा, इतने भी बुरे काम तुमने सेटलमेंट के अंदर किए हैं इतने सालों में, अब उन सभी का तुम्हें कीमत अदा करने की बारी आ चुकी है। इस पे डाहू आगे से कहता है बुरे काम मैंने किए, जब से बुढ़ा मारा है तब से सेटलमेंट के अंदर कई सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन उसके बदले में हमें बहुत कुछ मिला भी है। और जितनी भी चीज मैंने की है मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे कुछ किया है, मैं तो अपने आप को हीरो समझता हूँ जो कि अभी तक इस सेटलमेंट को चलाते हुए आ रहा है। जिसके बाद एक खटाक से यहाँ पे जीए की मदर के ऊपर किक मारता है और बोलता है अगर इसने ये सब कुछ न किया होता और इसकी रेपुटेशन अगर इतनी भयानक न होती तो फिर अभी तक बाकी सेटलमेंट यहाँ पे इन सभी को लेके उठा जा चुके होते। वही वॉर क्राइम जहाँ पे तुम दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लो तो सब कुछ तुम्हारा हुआ वाला सिस्टम। लेकिन इसमें आंटी को मारने की क्या जरूरत थी भी, सिंपल तरीके से तो बता सकता था। और ये वाला चीज भाई एक हफ्ते तक मेरे इतना दिमाग में था, भूला ही नहीं, मैं बार बार याद आ रहा था कि किसी ने किसी को मारा है किसी वजह से, बेफालतू की थी ना ये, इसलिए वही बोल रहा था। ऑफ कोर्स जिए की बहुत ज्यादा खिलस्ती है, जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे अपने स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए डाहू के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो इजीली उसके पत्थर को ब्लॉक कर लेता है। ये कहते हुए कि तुम मेरी मुंडी उड़ाना चाहते हो लेकिन इतनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास नहीं है। इससे तो जिए भी हैरान हो जाता है कि किसी ने पहली बार यहाँ पे उसके स्लिंग शॉट को हाथों से रोका था। बेसिकली इसके एट्रीब्यूट की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा वेट बढ़ जाता है और बहुत ही मुश्किल से ही लोग यहाँ पे उस पत्थर को ब्लॉक कर पाएंगे क्योंकि ये वीक पॉइंट पे सीधा जाके लगता है ना। फिर इसके बाद डाहू डायरेक्ट जिए के ऊपर हमला करता है, ये कहते हुए कि मैं बताता हूँ कि असली पावर होती क्या है। जिसके बाद वो उस पत्थर को डायरेक्ट जिए की तरफ पूरी ताकत से फेंकता है। ये तो कहो चेंगजी बीच में आ गया, नहीं तो अब तक जिए की यहाँ पे मुंडी उड़ चुकी होती। वह चेंगजी जिए से कहता है कि लगातार स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते रहो और उसके विजन को ब्लाइंड रखो, वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से लेवल 10 पे है, इसलिए हम लोगों को हर एक मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा जीतने के लिए। हालांकि चेंगजी जब ये सब कुछ बोल ही रहा था उतने में ही यहाँ पे डाहू तेजी के साथ आगे बढ़ता और जिए को पकड़ लेता और उसका मुंह जमीन पे दे मारता है। ये कहते हुए कि तुम बीच में उंगल ना करो, इसलिए शुरुआत में ही तुम्हें निपटाए दे रहा हूँ। तो चेंगजी जल्दी से यहाँ पे डाहू के ऊपर हमला करता है अटैक को डिसरप्ट करने के लिए, लेकिन डाहू इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये कहते हुए कि काफी ताकतवर है, इसीलिए जियांगकुन हारा गया, लेकिन इतना नहीं कि तुम मुझे हरा सको। और डाहू सारा अंदाजा लगा लेता है कि चेंगजी का लेवल ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लेवल 8 ही होगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होता तो वो इजीली यहाँ पे हरा जाता। इसके बाद डाहू चेंगजी के ऊपर हमला करता है तो चेंगजी इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे डाहू को ये भी समझ में आ जाता है कि चेंगजी की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी समय यहाँ पे 10th लेवल के बॉस से भी ज्यादा है, और अगर उसने यहाँ पे लेवल 10 पे ब्रेक थ्रू कर लिया तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद डाहू दोबारा यहाँ पे चेंगजी को ऑफर देता है, ये कहते हुए कि हमका ज्वाइन कर लो, कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें एक ऐसी लाइफ मिलेगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। जिसपे चेंगजी ऑफ कोर्स साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम जैसे लोग यहाँ पे कमीने हो, तुम लोग सब कुछ यहाँ पे करते हो, ऑपरेशन, ऑक्यूपेशन, रॉबरी वगैरह वगैरह, मैं तुम जैसे हरामियों के साथ कभी भी नहीं आने वाला। जिसपे डाहू आगे से कहता है तो तुम्हें हीरो बनना है ना, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। इसके बाद डाहू अपनी पावर को रिलीज करता है तो चेंगजी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो यहाँ पे इसके बाद वो चेंगजी को बताता है कि एपोकलिप्स की क्रूएलिटी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं जितनी तुम सोचते हो। बिना लोहे की मुट्ठी के तरीकों के हमारा सेटलमेंट कब का यहाँ पे दूसरों के हाथों निगल लिया जाता। अब इससे लेकर तुम्हारा सेटलमेंट कमजोर है तो दूसरे वाले जो स्ट्रांग होंगे वो तुम्हारे सेटलमेंट के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और अगर तुम लोग सोच रहे हो दी कंपनी जो कि यहाँ पे शायद से एक कंट्री की तरीके या फिर एक ऊंची पोस्ट पे जो कि इन सभी को कंट्रोल करती है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अल्टरनेटली जब तक हम उनकी गुद्दी ना दबोच ले। फिर इसके बाद हम लोगों को डाहू के एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है जो कि था मैसिव बॉडी, जिसके चलते इसकी बॉडी बड़ी हो जाती है तो इसकी हेल्थ और डिफेंस दोनों 50% से बढ़ जाता है। इसके बाद चेंगजी भी आगे से अपने फ्लेम एन्चेंटमेंट वाले एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है और डाहू चेंगजी से कहता है कि मैं तुम लोगों को एपोकलिप्स के अंदर प्रोटेक्ट करता हूँ, जिसके बदले में तुम लोग मुझे बस थोड़ा सा रिसोर्स देते हो और तुम्हें लगता है कि ये फेयर ट्रेड नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर कोई यहाँ पे इतना ज्यादा दयालु इंसान है बुढ़ो की तरीके? बेसिकली जिस बुढ़ो की बात कर रहा है ये इसका फादर ही है। जिसके बाद में फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे छोटा डाहू, हाँ ये हरामी डाहू नहीं है तो छोटा डाहू, अपने बाप से पूछता है तुम्हें दोबारा चोट लगी है क्या? तो डाहू का फादर आगे से बताता है कि वो पूरी तरीके से बढ़िया है और कुछ ही दिनों के अंदर दोबारा ठीक हो जाएगा, और ये कोई चोटें नहीं है, ये तो मेडल है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हारा फादर सेटलमेंट का हीरो है और हमें इसका अंत अच्छे से पता है कि डाहू इतनी बातें जो बोल रहा है डाहू का फादर निपट चुका है। इसलिए डाहू आगे से कहता है ये सब कुछ बकवास है, बिना असली फायदे के यहाँ पे चोटों को मेडल बताना पूरी तरीके से बेवकूफी है। सिर्फ मेरे बाप जैसे बेवकूफ लोग ही यहाँ पे तुम जैसे कमजोर को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे यहाँ पे प्राइड के तौर पे लेते हैं। क्या फायदा असली हीरो बनने का जब तुम्हें यहाँ पे कीड़ा ही समझा जाए। इसके बाद वो चेंगजी के ऊपर हमला कर देता है कि तुम्हें हीरो बनना है ना, बनाता हूँ तुम्हें हीरो, क्योंकि तुम जैसे लोगों से ही मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। अब मैं कुछ डायलॉग्स को यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ क्योंकि दिहाड़ी पूरी होने वाली है भाई मेरी, और साथ ही में एडिटर की भी। डाहू
चेंगजी के ऊपर डायरेक्ट हमला करता है, जिसको चेंगजी दोनों हाथों के साथ ब्लॉक करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हालांकि चेंगजी को पता चल जाता है कि डाहू की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। बेसिकली हेल्थ और डिफेंस ही बढ़ता है ना डाहू का, इसलिए चेंगजी अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे रिफ्रेश वंस का इस्तेमाल करे, जिससे उसके जितने भी यहाँ पे एट्रीब्यूट है उनका कूलडाउन हट जाएगा, तो फिर शायद से वो यहाँ पे डाहू को हरा सके। तो इसके बाद वो इसी प्लान को यहाँ पे अप्लाई करता है और उसके जितने भी यहाँ पे एट्रीब्यूट थे वो सभी यहाँ पे रिफ्रेश हो जाते हैं। इसके बाद वो डाहू को पीछे झटक देता है, जिससे डाहू भी हैरान हो जाता है कि इसके पास अभी भी 30 टन तक कैसे है। इसके बाद वो तुरंत पीछे हटता है, यही सोचते हुए कि इसके पास पक्का यहाँ पे बस टाइप का एट्रीब्यूट होगा। जिसके बाद चेंगजी सामने की तरफ चार्ज करता है, यही सोचते हुए कि उसे डाहू को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। इसके बाद वो डायरेक्ट डाहू के ऊपर एक स्लैश मारता है, तो फिर डाहू को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है क्योंकि वो ओवर पावर हो रहा था और डाहू को समझ में आ जाता है कि अब उसके यहाँ पे लगने वाले हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे ओवर पावर होता रहा तो एक टाइम पे जाके वो यहाँ पे मारा ही जाएगा। और साथ ही में चेंगजी के जो इग्नाइट ब्लेड थे वो धीरे धीरे करके डाहू को यहाँ पे अलग से डैमेज दे रहे थे और वो चेंगजी को देख के समझ आता है अगर वो इसी तरीके से चेंगजी के साथ फाइट करता रहा तो फिर वो यहाँ पे आखिर में मारा जाएगा। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे जीए की तरफ देखता है और मन के अंदर सोचता है कि उसे यहाँ पे दूसरे मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद ये अपने दूसरे एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता था, जो कि था यहाँ पे वेलोर, जिससे यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 30% से इंक्रीज हो जाती है। चेंगजी भी इस बात का अंदाजा लगा लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके एट्रीब्यूट मेरे एट्रीब्यूट से ज्यादा बेहतर नहीं है, मेरे पास अभी भी मौका है। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे इग्नाइट ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए डाहू के ऊपर हमला करता है और ये सीधा फाइनल स्ट्राइक थी चेंगजी की तरफ से। लेकिन डाहू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो इसी प्लान को यहाँ पे लेके आया था, क्योंकि जब चेंगजी जब हमला करता है तो डाहू जल्दी से अपनी जगह से हट जाता है, जिससे वो जो स्लैश था वो डायरेक्ट डाहू के कंधे के ऊपर लगता है और उसका पूरा का पूरा एक हाथ ही कट जाता है। लेकिन वो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जियो को उठा लेता है और चेंगजी से कहता है अगर तुमने अपने वेपन नीचे नहीं डाले तो मैं इसकी चटनी बना दूंगा। जिस पे चेंगजी उसे कहता है कि तुमने सबसे गंदा टैक्टिक का इस्तेमाल किया है। डाहू कहता है चुप साले, एपोकलिप्स के अंदर जो सर्वाइव करता है वही सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जल्दी से वेपन नीचे फेंको नहीं तो उसकी चटनी बनाने में मुझे देर नहीं लगेगी और समोसे के साथ खा भी जाऊंगा। अब यहाँ पे चेंगजी के लगे अगर वो नीचे वेपन छोड़ देगा तो उतने में यहाँ पे जो ड्यूरेशन उसे मिली है वो खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वो डाहू का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। उतने में यहाँ पे जीए के फादर डाहू से कहते हैं रुक जाओ, और वो डाहू से कहता है तुम्हें पता है कि इतने सालों तक हमें परेशान करने के बावजूद हमने अभी यहाँ पे रेबेलियन शुरू क्यों किया। इस पे डाहू आगे से कहता है अपने बेटे को बचाने के लिए, और किस लिए? तुम्हारी मदर मारी गई थी इतने बुरे हालातों में, इसके बावजूद तुमने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो उनके लिए बुरा लगता है कि उन्होंने यहाँ पे इतने बुरे बेटे को पैदा जो किया। इस पे जीए के फादर आगे से कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों ने अभी तक रेबेलियन इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम लोग यहाँ पे उधार में थे तुम्हारे फादर के। इस पे डाहू आगे से कहता है उधार में? इंडेट एहसानमंद? ये क्या बोल रहे हो भाई तुम? जिस पे जीए के फादर आगे से बताते हैं कि वो एक हीरो थे सभी लोगों के हमारे सेटलमेंट के लिए। वो जब सेटलमेंट 119 ने हमारे ऊपर हमला किया था उन्होंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, ताकि वो उससे भी ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी को होने से रोक सके। हमें लगा तुम एक हीरो के बेटे हो तो फिर तुम किसी ना किसी दिन यहाँ पे बदल ही जाओगे, अपने फादर के तरीके बनोगे, हमारे सेटलमेंट के लिए एक हीरो बनोगे। लेकिन एक साल पहले मैंने कुछ ऐसा सुन लिया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। बेसिकली ईजे के फादर ने ये सुन लिया था कि यहाँ पे जो डाहू है वो अपने सेटलमेंट यानी कि इस वाले सेटलमेंट को छोड़ के सेटलमेंट 119 के साथ हाथ मिलाने वाला है, और क्योंकि हाथ मिला लेंगे तो फिर यूएस वाले सेटलमेंट के साथ जो वो लोग करना चाहे वो कर सकते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसपे ईजे के फादर आगे से चीखते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे इस जगह को छोड़ के उस जगह के कुत्ते बनना चाहते हो जिन्होंने तुम्हारे फादर को मारा था। क्या तुम बोल गए कि तुम्हारे फादर की मौत उन्हीं की वजह से हुई थी, उनको इतने ज्यादा चोटें दी गई थी। इस पे डाहू आगे से कहता है शट द सक ऑफ, इस एपोकलिप्स के अंदर जो भी हीरो बनने के बारे में सोचेगा वो मरेगा, और मुझे अपने बेवकूफ बाप की तरीके बिल्कुल भी नहीं बनना और इस जगह पे हमेशा के लिए कैद नहीं होना। उन्हें ज्वाइन करने के बाद में मैं एक दूसरी दुनिया के अंदर जा सकता हूँ, यहाँ तक कि कंपनी को भी ज्वाइन कर पाऊंगा। जैसे कि मैंने बताया है कंपनी एक तरीके से यहाँ पे ऑथोराइजेशन है जिन्होंने इस तरीके की क्रॉप्स को डेवलप किया था जिससे ये लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। इसके बाद वो चेंगजी से कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, 3 तक अगर तूने वेपन नीचे नहीं फेंके तो फिर तुम्हें ईजी की लाश ही मिलेगी। जिसके बाद वो 1 से 3 तक गिनना शुरू करता है और उतने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ट्रक आ जाते हैं, और ये जो ट्रक था वो यहाँ पे 119 सेटलमेंट से ही आया हुआ था। जिसको देख के डाहू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसको यही लगता है कि ये लोग उसे यहाँ पे पिकअप करने के लिए आए हुए हैं, इसकी जो डील हुई थी उनके साथ में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे पता है मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, लेकिन एंडिंग बिल्कुल वैसे नहीं होती जैसा तुम लोगों ने यहाँ पे सोचा है। ऑफ कोर्स कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं जाके रीड कर लूंगा, तो तुम्हें नाम नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पढ़ लेना।